हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन बिलियन बिलियन का एक शॉर्ट मैराथन क्लास हम लोग देखेंगे। और एवरेज ऑल थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, लेकिन आप लोग एक बार जरूर इसे सुनिएगा, ठीक ना। और आप जहाँ कहीं भी पढ़े हो ऑफलाइन बैच में, इसको जहाँ कहीं भी आप इसे समझे हैं, पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। एक बार लेकिन इसे सुनिएगा, ठीक ना। आपको सुनने के बाद एग्जाम में चैप्टर नंबर 2 से जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बन जाएंगे और बन पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक ना। बिलियन के बारे में हम लोग समझते हैं और बिलियन क्या होता है इस पे बात करते हैं, ठीक ना। और बिलियन है क्या, पहले हम लोग बिलियन के बारे में जानते हैं कि बिलियन हम लोग कहते किसको है, ठीक ना। बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन क्या होता है। हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज सारा टॉपिक लिख दिए यहाँ पे। चैप्टर नंबर 2 जो बिलियन का जितना भी टॉपिक है, सारे के सारे टॉपिक इस बोर्ड पे हम जिक्र कर दिए। हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपको इसमें दिखाई ना भी दे रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस बोर्ड का सबसे बड़ा विशेषता यही है कि आप बस हमें फॉलो करिएगा, आप मेरी बातों को सुनिएगा, पूरी कंटेंट आपको ना मिल जाएगी एक ही क्लास से। चैप्टर नंबर 2 के सारे कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे एक ही वीडियो में। तो आप इसे ना इस क्लास को जहाँ से जहाँ तक होगा शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास जो आईएससी का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं। और आप इसे सुनिएगा भी, ठीक ना। आपके लिए बहुत फायदेमंद एक क्लास होने वाला है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिलियन क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए बिलियन बिलियन अगर हम बात करें तो बिलियन एक ना घोल है, या तो हम लोग स्थूल बोलते हैं कि बिलियन जो हम लोग का क्या होता है, एक स्थूल होता है। एक क्या होता है बाबू, घोल होता है। जो बिलियन हम लोग का है एक स्थूल है, क्या है, एक स्थूल है, एक घोल है। कैसा घोल, एक वैसा घोल है जो विलय और विलायक का मिश्रण होता है। जो विलय और विलायक का मिश्रण होता है, जो हम लोग का बिलियन है। इत्मीनान के साथ मेरी बात को आप लोग सुनने का प्रयास करिए, ठीक ना। और आप लोग को पूरी क्लास में आप लोग को फोकस में अपने तरफ खींचने का प्रयास करूंगा। और बिना बात किए हुए आलतू फालतू टॉपिक पर डायरेक्टली हम लोग केवल आज पढ़ेंगे, यानी कि सारे के सारे टॉपिक समझेंगे। हम लोग एक्सटर्नल कोई बात नहीं करेंगे, एकदम सीरियसली पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोग को ना एग्जाम 2026 में और फाइनल एग्जाम के में देनी है आप लोग को आईएससी का। आप लोग को अच्छा नंबर भी लानी है। तो हम लोग एक्सटर्नल कोई बात नहीं बतियाएंगे, हम लोग केवल समझेंगे और पढ़ेंगे। तो बिलियन के बारे में देखिए हम लाइन बोले कि यह दो या दो से अधिक एक घोल होता है। बिलियन जो होता है एक घोल होता है, क्या होता है, घोल, या एक अस्तुल होता है। क्या होता है, एक अस्तुल होता है। बिलियन जो होता है एक घोल होता है या अस्तुल होता है। और यह विलय विलायक का मिश्रण है। क्या है, एक विलय विलायक का, जो बिलियन हम लोग का है एक विलय और विलायक का मिश्रण है। चूंकि जो मिश्रण है या तो यह समांगी हो सकता है या तो यह विषमांगी हो सकता है। यह जो मिश्रण है या तो समांगी हो सकता है या तो वह विषमांगी हो सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है। तो बिलियन के बारे में खाली इतना जानना है कि एक घोल होता है। और यह घोल किसका होता है, तो विलय का या विलायक का। विलय और विलायक का घोल दोनों का साथ में मिश्रित करते हैं तो हम लोग का विलियन बनता है। यानी विलय को विलायक में मिलाते हैं तो विलियन बनता है। देखिए रहा बात की बिलियन में हमेशा ना विलय कम होता है, विलायक ज्यादा होता है। बिलियन में हम लोग का विलय जो होता है कम होता है और विलायक क्या होता है, ज्यादा होता है। जो घुलता है उसे विलय कहते हैं, जो घुलाता है उसे विलायक कहते हैं। यानी कि जो घुलता है उसे क्या बोलते हैं, विलय। जो घुलाने का काम करता है, जिसको घुलाने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलवेंट, विलायक। जो घुलता है उससे सोलुट, विलय। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, बिलियन में जिसकी मात्रा कम हो वह विलय, और बिलियन में जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे, विलायक। तो मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। और आसान सा लैंग्वेज में आपको, ठीक ना, ये पूरी की पूरी क्लास आपके दिमाग में डालने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो सुनिए यहाँ पे आगे हम लोग का देखिए समांगी विसमांगी मिश्रण क्या है। अभी हम बात कर रहे थे कि हम लोग का विलयन जो है कि घोल होता है और एक घोल विलय विलायक का मिश्रण है।
मिश्रण, यह मिश्रण समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी। यह मिश्रण समांगी भी, हम लोग का विलयन जो है ना, यह समांगी भी हो सकता है, विषमांगी। आप लोग देखिए, समांगी की परिभाषा कई तरह से हम लोग बोल सकते हैं। समांगी कि जिस विलयन में विलय के कण एक समान घुला हुआ हो, जिस विलयन में विलय के कण एक समान घुला हुआ हो तो वो समांगी हो सकता है। या तो कह सकते हैं जिस विलयन का सांद्रण एक समान हो। अभी सांद्रण क्या है इस पर भी जिक्र करेंगे हम लोग, सांद्रता क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। तो जिस विलयन का सांद्रण एक समान हो, जिस विलयन का क्या हो, सांद्रण एक समान हो, तो वैसे विलयन को हम लोग क्या कह सकते हैं, समांगी बोल सकते हैं। या तो जिस विलयन में विलय के कण एक समान घुला हो तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, समांगी बोल सकते हैं। रहा बात विसमांगी, जस्ट इसके अपोजिट, कि जिस विलयन में विलय के कण एक समान घुला हुआ नहीं हो, जिस विलयन में विलय के कण एक समान घुला हुआ नहीं हो, या तो कह सकते हैं जिनका सांद्रण भिन्न भिन्न हो, जिनका सांद्रण क्या है, भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है, भिन्न भिन्न सांद्रण वाला हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विसमांगी। आपके मन में चल रहा होगा कि सर सांद्रण क्या है, कैसे पता चलेगा कि सांद्रण समान है, सांद्रण भिन्न भिन्न है। देखिए, सांद्रण ना कोई विलयन का गुण होता है। सांद्रण जो होता है किसी विलयन का गुण होता है, और सांद्रण तय करता है कि विलयन कैसा है। जैसे कभी आप लोग घोल बनाते हैं, कभी आप लोग घोल बनाते हैं, तो घोल बनाते समय ना, जैसे मान लो कोई शरबत तैयार कर रहे हैं, घोल बना रहे हैं, तो घोल बनाते हैं तो कभी पानी जैसे आप लोग ले लिए, 1 लीटर पानी ले लिए, और 1 लीटर पानी ले लिए, और 1 लीटर पानी में जैसे हम अपने हिसाब से हम लोग इसमें चीनी मिलाते हैं, इसमें हम लोग इसमें चीनी डालते हैं, कभी चीनी को ज्यादा डाल देते हैं, कभी चीनी कम डाल देते हैं। जैसे 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी का ना क्षमता होगा चीनी घुलाने का, ऐसा थोड़ा है कि 1 लीटर पानी है तो 1 केजी चीनी घुला लेगा, ऐसा तो बात नहीं है। उस 1 लीटर पानी का क्षमता होगा कि अपने अंदर कितना चीनी को घुला पाएगा, कितना शुगर को घुला पाएगा, ठीक ना। लेकिन हम लोग इसका बिना क्षमता चेक किए ही चीनी को मिलाते हैं, कभी कभी चीनी ज्यादा मिला देंगे, तो ज्यादा मिलाएंगे मिलाएंगे तो विलयन हम लोग को ज्यादा मीठा होगा, कम मिला देंगे तो थोड़ा विलयन हम लोग को पंचचूर लगेगा, तो ज्यादा मिलाएंगे तो हम लोग को सांद्रण वही तय करता है कि कितना चीनी मिलाए हैं। हम लोग को विलयन, हम लोग के सांद्रता, सांद्रता जो है डिपेंड होता है विलय के कण के संख्या, चीनी के कण के संख्या पे। जितना ज्यादा चीनी मिलाएंगे सांद्रण उतना ज्यादा होगा, जितना चीनी कम मिलाएंगे सांद्रण उतना कम होगा। अगर ज्यादा हम यहाँ पे अगर ज्यादा चीनी मिलाते हैं, इस 1 लीटर पानी में ना यहाँ पे ज्यादा हम चीनी मिलाते हैं, अगर ज्यादा चीनी मिलाते हैं तो विलयन की सांद्रता बढ़ेगा, तो सांद्रण बढ़ेगा तो विलयन की, देखिए अब 1 लीटर पानी का एगो घोल बना रहे हैं आप, तो घोल बनाइएगा, ज्यादा चीनी मिलाएंगे तो नीचे जो क्षमता 1 लीटर पानी के क्षमता से जो ज्यादा चीनी होगा, वो चीनी ना आपका विलयन के जो पेंदी होगा उसके नीचे बैठ जाएगा, उसको हम लोग पी कर चेक करेंगे, तो नीचे वाला जो विलयन होगा वो ज्यादा मीठा लगेगा, ऊपर वाला कम मीठा लगेगा। तो विलयन के सांद्रता हम लोग क्या कर दिए, बिगाड़ दिए। जब विलयन के सांद्रता हम लोग बिगाड़ दिए, यानी कि सांद्रण अलग, एक ही विलयन का सांद्रण अलग अलग प्रकार का मिल रहा है, तो वो हम लोग का क्या है, विसमांगी। अगर जैसे कोई ऐसा घोल बनाते हैं हम लोग, जैसे कभी मार्केट में आप लोग नींबू पानी पी लेते हैं, कुछ भी मतलब पीते हैं ना, घोल बनाते हैं, घर पे ही बना के पीते रहते हैं, तो अगर वैसे घोल बनाते हैं जिस घोल का सांद्रण आप एक समान बना है, एकदम एकदम बेस्ट क्वालिटी वाला सांद्रण बना है, जिसका सांद्रण एक समान, पूरा गिलास का पानी एक जैसा लगे, यानी कि वैसा चीनी मिलाए कि पूरा चीनी विलयन में एक जैसा घुला हुआ है, उसका सांद्रण समान है, तो वो हम लोग का क्या है, समांगी है। क्या है, समांगी। तो जिस विलयन में विलय के कण एक समान घुला है या तो समांगी है, या तो जिस विलयन का सांद्रण समान है वो हम लोग का समांगी। और जिस विलयन में विलय के कण भिन्न भिन्न घुला देते हैं, अलग अलग प्रकार के कण घुला करके उसके सांद्रण को हम भिन्न भिन्न कर दिए, डिफरेंट कर दिए, उससे हम लोग बोलेंगे विषमांगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विलयन के प्रकार। देखिए यहां से ना आपके 12th एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम 2025 जो हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था विलयन के प्रकार से। देखिए विलयन हम लोग के, क्या विलयन ठोस में नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, विलयन ठोस का भी हो सकता है, विलयन द्रव में भी हो सकता है, विलयन हम लोग के गैस में भी हो सकता है। आप लोग जैसे यहाँ पे आपसे हम बात करते हैं, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जैसे दे सकता है कि आप ना ठोस विलयन का एग्जाम्पल बताइए, आप ठोस में ठोस विलयन का क्या करिए, एग्जाम्पल बताइए। यानी कि विलायक भी ठोस हो, आपका विलय भी क्या हो, ठोस हो,
यानी कि ऐसा एग्जाम्पल पूछ लेगा आपका। विलयन आपका ठोस में भी हो जाएगा, विलयन आपका द्रव में भी होगा, विलयन आपका गैस में भी होगा, ठीक है। तो विलयन हम लोग को टोटल यहाँ पे 9 एनसीईआरटी हम लोग को डिवाइड किया है 9 गो टाइप यहाँ पे विलयन का, यानी कि 3 गो ठोस में, 3 गो द्रव में, 3 गो गैस में। यानी कि पहला जैसे ठोस में ठोस का, जैसे कॉपर ले लेते हैं, सोना ले लेते हैं, सोना और यहाँ पे तांबा का मिश्रण, यानी कि आभूषण बनाते हैं उसमें तांबा मिला लेते हैं यहाँ भाई साहब। तो सोना, सोना यानी कि गोल्ड हो गया और कॉपर का मिश्रण, ये क्या है ठोस में, दोनों के दोनों ठोस है। कोई मिश्र धातु ले लेते हैं जो दोनों के दोनों क्या हो ठोस हो, दोनों के दोनों क्या हो ठोस हो, तो या ठोस में ठोस का क्या है मिश्रण है, या ठोस में ठोस का क्या है विलयन है। यानी कि या तो आपके एग्जाम में ठोस के लिए यहाँ पे पूछ सकता है, जैसे ठोस ठोस ले लिए, यानी कि एक हम यहाँ पे ठोस ले लेते हैं प्लस में यहाँ पे ठोस ले लिए, या तो एग्जाम पूछ सकता है आपसे ठोस पूछ लेगा, फिर कहेगा कि ठोस में ना द्रव मिलाइए, जहाँ पे ठोस आपका विलायक हो द्रव आपका विलय हो, या तो कहेगा कि ठोस आप प्लस में आप गैस ले लीजिए, ठोस आप क्या ले लीजिए गैस ले लीजिए। तो ठोस में ठोस का हम बता रहे थे अभी, जैसे कोई मिश्र धातु ले लीजिए आप, ठोस में ठोस का हो जाएगा। ठोस में द्रव, जहाँ ठोस ज्यादा हो द्रव कम हो, यानी कि एक अमलगम, यानी कि अमलगम सोडियम प्लस पारे का मिश्रण, सोडियम प्लस पारे एनसीईआरटी जिक्र किया है ठोस में द्रव का विलयन अमलगम, जहाँ सोडियम पारे का क्या होता है मिश्रण। ठोस में गैस, यहाँ पे ना ठोस में गैस है ना, ठोस में गैस की बात करते हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा ठोस में गैस का विलयन क्या होगा, ठोस में गैस का विलयन क्या होगा, या ठोस में गैस का विलयन आप लोग को बताना है कि ठोस में गैस का विलयन क्या होगा, आप पे छोड़ते हैं। यानी कि जहाँ पे ठोस ज्यादा हो और गैस की मात्रा क्या हो कम हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और पूछा भी है क्वेश्चन। अगला हम लोग के विलयन का प्रकार हो जाएगा, अगला हम लोग का विलयन का प्रकार हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग के विलयन के जो प्रकार होगा वो हो जाएगा हम लोग का द्रव, द्रव प्लस ठोस, जहां द्रव ज्यादा हो और ठोस कम हो। तो द्रव ज्यादा हो ठोस कम होते आराम से बता सकते हैं, पानी ले लीजिए प्लस में चीनी ले लीजिए, दूध ले लीजिए चीनी ले लीजिए, यानी कि पानी के अंदर कोई ठोस पदार्थ को मिला देना, वो क्या है आपका द्रव में ठोस का। अद्रव द्रव का तो आसानी से बता लीजिएगा कि द्रव प्लस द्रव का विलयन बताइए, तो कोई द्रव द्रव यानी कि कोई दो द्रव पदार्थों को मिला दीजिए, द्रव में द्रव का मिश्रण हो जाएगा। कोई भी दो द्रव द्रव को मिला दीजिए, द्रव में द्रव का विलयन है चाहे द्रव में द्रव का मिश्रण है। द्रव गैस ले लेते हैं हम लोग, द्रव गैस ले लेते हैं यहाँ पे, यानी कि द्रव की मात्रा ज्यादा गैस की मात्रा कम है। जैसे आप लोग पेय पदार्थ स्प्राइट है, कोका कोला है, थम्सअप है, उसके अंदर CO2 गैस रहती है, कभी कभी देखते हैं ना हम लोग उसका संतुलित बिगाड़ के खोल लेते हैं, उससे CO2 देखिए भारी होता है। अब भारी होने के कारण पेय पदार्थ के अंदर उसमें नीचे की ओर बैठे रहता है, और असंतुलित करके ढक्कन को खोलते तो पूरा CO2 बाहर निकल जाता है। कभी उसको पेय पदार्थ को ना आप लोग बोतल को असंतुलित कर दीजिए और तब ढक्कन खोलिए, पूरा के पूरा बाहर निकल लेगा, यानी कि वहां पे CO2 कोशिश करता है कि बाहर निकले, यानी कि हम लोग वहां द्रव के अंदर CO2 मिश्रित है, यानी कि द्रव प्लस गैस हो जाएगा, यानी कि पेय पदार्थ। पेय पदार्थ ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल पेय पदार्थ के अंदर CO2 मिश्रित होता है, और भी कोई एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे। उसी प्रकार हम लोग तीसरा विलयन का तीसरा टाइप हो जाएगा गैस में, विलयन का तीसरा टाइप जो हो जाएगा हम लोग का कहाँ हो जाएगा गैस। गैस में अगर देखें तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि गैस, गैस प्लस में का लेंगे हम ठोस लेंगे, गैस प्लस ठोस ले लेंगे, गैस प्लस में का लेंगे द्रव लेंगे, गैस प्लस द्रव लेंगे, गैस प्लस में का लेंगे गैस लेंगे, गैस प्लस में का लेंगे गैस ले लेंगे। गैस प्लस ठोस का बात करें, जैसे कपूर और नाइट्रोजन, कपूर और नाइट्रोजन है, कपूर नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा ठोस, गैस ठोस बताइए, कपूर और नाइट्रोजन गैस ठोस बताइए क्या होता है, गैस ठोस कपूर और नाइट्रोजन बताइए। ठोस ठोस कोई मिश्र धातु, ठोस ठोस कोई मिश्र धातु, ठोस और द्रव, जहां ठोस ज्यादा द्रव कम अमलगम, ठोस द्रव अमलगम, ठोस द्रव अमलगम, यही पूछा था 2025 में, ठोस द्रव अमलगम। गैस ठोस कपूर नाइट्रोजन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, गैस ठोस कपूर और नाइट्रोजन। गैस द्रव, यहाँ पे गैस की मात्रा ज्यादा हो द्रव की मात्रा क्या हो कम हो, गैस की मात्रा ज्यादा हो द्रव की मात्रा कम हो, गैस द्रव का मिश्रण, यानी कि जहाँ पे गैस की मात्रा ज्यादा हो द्रव की मात्रा कम हो। यहाँ पे है गैस, गैस दो गैसों को मिला लीजिए, एगो गैस ज्यादा होना चाहिए एगो गैस कम होना चाहिए, इसका मिश्रण यानी कि आपको बतानी है, यानी कि आपको बतानी है गैस गैस के मिश्रण का एग्जाम्पल कॉमेंट्स में, और गैस द्रव का मिश्रण एग्जाम्पल बतानी है कॉमेंट्स में। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जैसे विलयन का फिर से प्रकार एक बार जिक्र करते हैं।
बिलियन के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर यहाँ से आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, पूछेगा आपका कोई भी, जैसे बिलियन ठोस में भी हो सकता है, बिलियन द्रव में भी हो सकता है, बिलियन गैस में भी हो सकता है, या तो ठोस का 3 बिलियन, ठोस में ठोस का, ठोस में द्रव का और ठोस में गैस का, या तो द्रव में ठोस का, द्रव में द्रव का, द्रव में गैस का। उसी प्रकार गैस में 3 होगा, गैस में ठोस, गैस में द्रव और गैस में गैस। यहाँ से एक नंबर पूछ लेगा आपको, बिलियन का नाम प्लस उसका एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए अगर सामान्यतः अगर बिलियन का हम लोग प्रकार देखें तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एक वास्तविक बिलियन है जिसमें केवल एक ही, शुद्ध बिलियन कह सकते हैं जिसमें केवल एक ही घटक हो, जैसे पानी, पानी क्या है, एक बिलियन, एक शुद्ध बिलियन जिसमें कुछ नहीं मिला है हम, देखिए शुद्ध बिलियन है, पानी जो है एक शुद्ध बिलियन जिसमें कुछ नहीं मिला है, जिसमें 2 घटक मिला दे, पानी मिला दे, चीनी मिला दे, तो हम लोग का द्वितीयक बिलियन भी हो सकता है, यानी कि जिसमें बिलियन का और भी तरफ, यानी कि सामान्य प्रकार है यहाँ, ठीक है ना, बिलियन का सामान्य प्रकार की भैया जो खाली पानी हो, यानी कि खाली विलायक हो, तो विलायक को हम विलयन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विलायक को विलयन कह सकते हैं, जैसे वो शुद्ध विलयन है जिसमें विलय नहीं है, जिसमें विलय नहीं है, वहां पे ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जिस विलयन में केवल विलायक है तो वहां पर विलय का दाब क्या होगा, तो शून्य मान लेंगे, भाई विलय क्रम है ये नहीं है तो विलय का दाब तो शून्य ही होगा। जिस विलयन में 2 घटक है, जैसे पानी है प्लस में चीनी है, तो उसे द्वितीयक विलयन कहेंगे, जिस विलयन में 3 घटक है तो उसे तृतीयक विलयन बोलेंगे, और 3 से ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं, क्वांटिनरी विलयन, जिस विलयन में 3 से अधिक कण है तो उसे क्या बोलते हैं, क्वांटिनरी विलयन कहते हैं। तो मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो नेक्स्ट एक क्लास लंबी होने वाली है तो आपको घबरानी नहीं है, ये आपके लिए बहुत एकदम नीडेड क्लास है, एकदम आप लोग इसे सुनिएगा, आराम से सुनिए एकदम, और मैं एक्सप्लेन इसे कर रहा हूँ, आप चाहे तो एक से अधिक बार सुन लीजिए कि अच्छा से आप लोग को याद हो जाए, ठीक ना, दोबारा आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ने की जरूरी, सोल्यूशन पढ़ने की जरूरी ना ही पड़े और मेहनत करनी है, जबरदस्त तरीका वाला मेहनत करनी है, जो पसीना बहाएगा, जो पसीना बहाएगा वही भाई साहब इतिहास रचेगा, आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको किसी ना किसी तरह से मेहनत करनी है, क्योंकि वह इंतजार जो आप लोग के मम्मी पापा इतना सारा सपना दिखा के यहाँ तक पहुंचाए हैं, तो एक ना कहीं किसी ना किसी का इंतजार होगा, आपके घर वाला का, सबसे ज्यादा इंतजार देखिए पड़ोसन का रहता है भाई साहब, वो लोग का इंतजार रहता है कि कब इसका रिजल्ट खराब हो जाए, कब इसका मतलब ये हो जाए वो हो जाए, भाई साहब आपको मजाक उड़ाएं, इसलिए कोशिश करो कि भाई उनका जवाब एक है कि आप मेहनत अच्छा करके अच्छा रिजल्ट दे दो, ठीक है। तो चलिए आते हैं यहाँ पे प्रतिशत के आधार पर बिलियन, प्रतिशत के आधार पर बिलियन, प्रतिशत के आधार पर बिलियन है 3 तरह का होता है, एक है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है, एक है डब्ल्यू बाई भी है, एक है भी बाई भी है। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बोले तो दरमान बटा दरमान, और डब्ल्यू बाई भी बोले तो दरमान बट्टा में आयतन, और भी बट्टा भी बोले तो आयतन बट्टा में आयतन। अच्छा ऊपर वाला जो भी होगा, ऊपर में दरमान दिया हुआ है, ऊपर में यहाँ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यानी कि ऊपर वाला, ऊपर में दरमान है आपका, फिर नीचे भी दरमान है, यहाँ ऊपर में दरमान है नीचे आयतन है, यहाँ ऊपर आयतन है नीचे भी आयतन है। तो ऊपर बिलियन के आधार पे अगर यहाँ पे प्रतिशत के आधार पे जो बिलियन का वर्गीकरण है, दरमान बट्टा दरमान, दरमान बट्टा आयतन, आयतन बट्टा आयतन, इसमें आप याद रखिएगा तीनों का एक ही बात बताते हैं, ऊपर हमेशा या तो अगर दरमान बटा दरमान है तो ऊपर हमेशा या तो विलय का दरमान होगा या तो विलायक का दरमान होगा, और नीचे हमेशा बिलियन का दरमान होगा। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना। अगर हमको डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकालना है, चाहे इस पर नोमेरिकल दे देता है, जैसे क्वेश्चन बताते हैं इस पे एनसीईआरटी क्वेश्चन कि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम CCl4 में घोला जाता है, तो 22 ग्राम बेंजीन है, 122 ग्राम CCl4 में घोल रहे हैं, तो जो घोल रहे हैं वो आपका विलय है, जिसमें घोल रहे हैं विलायक, तो 22 ग्राम बेंजीन है विलय, 122 ग्राम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल रहे हैं तो विलायक है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा टोटल विलियन का दरमान। अब क्वेश्चन पूछेगा तो दरमान प्रतिशत निकाले, या तो हम बेंजीन के निकालेंगे या तो CCl4 के निकालेंगे, दोनों के निकाल लेंगे, यहाँ पे जिसका निकालना होगा दरमान प्रतिशत उसका दरमान रखेंगे ऊपर, डब्ल्यू बटा डब्ल्यू उसका दरमान ऊपर, जैसे बेंजीन का निकालना है तो बेंजीन का दरमान ऊपर बटा में टोटल दरमान यानी कि मिलियन का दरमान, अगुने क्या करेंगे 100,
उसी प्रकार डब्ल्यू बाई भी निकाल लेंगे। डब्ल्यू बाई भी में क्या होगा कि यहाँ पे ना विलय विलायक आपका द्रव्यमान में दिया रहेगा और विलयन का आयतन आपका लीटर में चाहे एमएल में दिया रहेगा। विलयन का आयतन एमएल में या तो लीटर में दिया रहेगा, ठीक है। और यहाँ भी बाई भी में तीनों आपका विलय विलायक और आयतन या तो एमएल में रहेगा या तो लीटर में। या तो विलय विलायक दिया रहेगा तो विलयन आसानी से निकाल लेंगे, विलय विलायक को जोड़ लेंगे तो विलयन आ जाएगा। यहाँ पे विलय विलायक आयतन को जोड़ लेंगे तो विलयन आ जाएगा। तो आपको ध्यान रहे ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर में अगर द्रव्यमान लिखा है तो विलय विलायक का द्रव्यमान है, ऊपर अगर आयतन लिखा है तो विलय विलायक का आयतन है, और नीचे अगर आयतन है तो विलयन का आयतन। नीचे कुछ भी है तो वह विलयन का है, या तो आयतन है तो विलयन का आयतन, द्रव्यमान है तो विलयन का द्रव्यमान है, ठीक है। तो आपको ये वाला चीजें आपको याद होगा, आपको क्लास में पढ़ाया गया था, चाहे आप जहां कहीं भी पढ़े होंगे आपको याद होगा, ये चीजें आप पढ़े होंगे, ठीक है ना। यानी कि प्रतिशत के आधार पे डब्ल्यू बाई भी और भी बाई भी आपको उसको एक बार देख लेनी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा देखिए इसमें बता दे कि न्यूमेरिकल पूछता है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाला पे, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यानी कि द्रव्यमान बट्टा द्रव्यमान, यानी कि विलय का द्रव्यमान या विलायक का द्रव्यमान बट्टा में विलयन का द्रव्यमान गुने 100, ठीक है ना। आप लोग को ये वाला चीजें देख लेना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे मोल संख्या। मोल संख्या क्या है, देखिए मोल संख्या जो है ना, मोल संख्या n बराबर होता है दिया हुआ द्रव्यमान बट्टा में होता है आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान को m1 लेखा करते डिनोट करते हैं, दिया हुआ द्रव्यमान बट्टा में होता है आणविक द्रव्यमान, यानी कि मोल संख्या बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बट्टा, दिया हुआ द्रव्यमान क्या है, यानी कि जैसे कह देंगे कि 20 ग्राम CO2 को हम जल में डाल दिए तो 20 ग्राम डाले हैं तो 20 ग्राम वो दिया हुआ द्रव्यमान है। आणविक द्रव्यमान जो CO2 का मोलर मास होगा, यानी कि उसके 20 ग्राम में CO2 के मोलर मास से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा मोल संख्या। क्या निकल जाएगा, मोल संख्या। मोल संख्या बराबर क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान बट्टा में आणविक द्रव्यमान M1। रिकॉल हो रहा है आपको, मोल संख्या बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बट्टा में आणविक द्रव्यमान, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपको जरूरी वाला फॉर्मूला है, आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम करेगा। n बराबर दिया हुआ W बट्टा में M1, दिया हुआ द्रव्यमान बट्टा आणविक द्रव्यमान। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोलरता है, मोलरता को ना 12 एम डिनोट किया जाता है। अब मोलरता बराबर होता है मोल संख्या बटा में आयतन, ये आयतन होना चाहिए लीटर में, क्या होना चाहिए, लीटर में। परिभाषा कैसे बोलेंगे तो प्रति लीटर, क्योंकि ये बट्टा लगल है, बट्टा में लगता है प्रति लीटर बिलियन के आयतन में घुले हुए विलय के मोल संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। प्रति लीटर बिलियन के आयतन में घुले हुए, प्रति लीटर बिलियन के आयतन में घुले हुए विलय के मोल संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। प्रति लीटर बिलियन के आयतन में घुले हुए विलय के मोल संख्या को मोलरता कहते हैं। प्रति लीटर बिलियन के आयतन में, ठीक है ना, यहाँ बट्टा है तो ये प्रति है, क्या है, प्रति लीटर बिलियन के आयतन में घुले हुए विलय के मोल संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। मोलरता को क्या डिनोट करते हैं, बड़ा एम से, कैपिटल एम। ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ऊपर देखिए मोल है, बट्टा में आयतन है वो भी लीटर में, तो मोल पर लीटर क्या होगा, मोल पर लीटर। सबसे ज्यादा मोलरता से क्वेश्चन पूछेगा, मोलरता किससे प्रभावित होता है। यहाँ पे मोलरता देखिए आयतन है और यह मोल संख्या है। मोल संख्या ना विलय के कण के संख्या पर डिपेंड है, तो ताप से प्रभावित होगा, ताप से आयतन भी प्रभावित होगा, ताप से आयतन भी प्रभावित होगा। मोलरता मोल संख्या से प्रभावित है, यह ताप से प्रभावित है, यह डिपेंड है मोल संख्या पर आयतन पर, और यह घनत्व से भी प्रभावित है, यह घनत्व से भी प्रभावित है, क्योंकि मोलरता घनत्व में संबंध भी है। क्योंकि यहाँ पे मोलरता n, अभी मोल संख्या के फॉर्मूला देखे थे, W बट्टा में क्या देखे थे हम लोग, M1, यानी कि दिया हुआ द्रव्यमान बट्टा में आणविक द्रव्यमान। तो दिया हुआ द्रव्यमान बट्टा में आणविक द्रव्यमान है, जैसे m बराबर है n बट्टा में भी है, और n का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो आ जाएगा W बट्टा में M1 गुने का हो जाएगा भी, W बट्टा में, यानी कि हम लोग के जो मोलरता है यह आणविक द्रव्यमान पर डिपेंड है, ये आपका जो है आपका आयतन पर डिपेंड है, इसका दिया हुआ द्रव्यमान ऊपर है। अगर दिया हुआ द्रव्यमान जितने कम होगा और आयतन जितने ज्यादा होगा, मोलरता उतने कम आएगा। आयतन अगर ज्यादा होगा और मोल संख्या हम लोग के कम आ जाए, तो मोल संख्या कम आ जाए, आयतन ज्यादा हो तो मोलरता कम। मोल संख्या ज्यादा है और आयतन हम लोग का क्या है, कम है, तो मोलरता हम लोग को ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, मोलरता ताप से प्रभावित होता है, मोलरता ताप से प्रभावित होता है, मोलरता घनत्व से भी प्रभावित होता है।
मोलारता घनत्व से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पे मोलालाता। क्या है मोलालाता? मोलालाता को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है और यह मोल संख्या बटा में होता है विलायक का द्रव्यमान। वो क्या में होता है? केजी में। क्या में होता है? केजी में। तो मोलालाता बराबर होता है मोल संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में। मोल संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में। परिभाषा बोल लेंगे, प्रति केजी विलायक में, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोल संख्या, ये बटा है तो प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोल संख्या को क्या कहते हैं? मोलालता, मोलालिटी। क्या कहते हैं? मोलालिटी। खाना पर नहीं ना ध्यान जा रहा है, मोलालिटी छोला लिटी नहीं, इधर आइए। तो प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोल संख्या को क्या कहते हैं? मोलालता। क्या कहते हैं? मोलालता। देखिए ये बट्टा है तो प्रति हो गया, प्रति केजी विलायक के द्रव्यमान में घुले हुए विलय के मोल संख्या को क्या कहते हैं? मोलालता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलालता कहते हैं। बताइए, मोलालता को छोटा m से, मोलारता को बड़ा m से, मोलालता को छोटा m से, मोलारता को बड़ा m से। मोलारता का एसआई मात्रक मोल पर लीटर। अब मोलालता का देखिए मोल संख्या बटा में केजी है, विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो मोल प्रति केजी क्या हो जाएगा? मोल प्रति केजी। और यह ताप से प्रभावित नहीं होता है। मोलालता ताप से प्रभावित नहीं होता है। आपके एग्जाम में अंतर पूछा है कि मोलारता और मोलालता में क्या अंतर है। मुझे आशा करते हैं, हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग लिख पाइएगा, आराम से लिख पाइएगा, आराम से लिख दीजिएगा। 2 नंबर का ही पूछेगा, मोलारता और मोलालता में क्या अंतर है, मोलारता और मोलालता में क्या अंतर है, दोनों का डिफिनेशन, दोनों के एसआई मात्रक, दोनों को डिनोट करने वाला, कौन प्रभावित होता है, कौन प्रभावित नहीं होता है। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे मोलारता का तो हम लोग को समीकरण भी मिल जाएगा। एन का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक ना। एन का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा आपका W बटा में M1 गुने W1। ये W दिया हुआ द्रव्यमान है, ये W1 जो है विलायक का द्रव्यमान है, M1 आपका आणविक द्रव्यमान है। आप विलायक के द्रव्यमान यहाँ पे, आप चाहे तो यहाँ डेंसिटी के फॉर्मूला भी भर ले, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है विलायक का द्रव्यमान W1 बटा में होता है आयतन, ठीक ना। बट्टा में क्या? घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा में आयतन, द्रव्यमान बट्टा में आयतन। यहाँ पे देखिए W1 है, यहाँ पे देखिए W1 है। आप चाहे तो W1 बराबर क्या हो जाएगा? D गुने V, यानी कि इस W1 के जगह पे हम क्या रख लेंगे? घनत्व गुने हम आयतन भी रख सकते हैं। तो मोलालता और घनत्व का संबंध भी निकाल लेंगे, मोलालता और घनत्व का संबंध भी निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, यानी कि घनत्व देख करके मोलालता। आप फॉर्मूला ओपन करके इसको आगे बढ़ा के घनत्व के रिलेशन में ला सकते हैं, घनत्व के रिलेशन में ला सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे मोलारता आयतन में संबंध। मोलारता आयतन में ही संबंध होता है M1 V1 बराबर M2 V2, या 2 बिलियन खाती न्यूमेरिकल इस पे पूछ देगा। 1 बिलियन का मोलारता आयतन दे देगा, दूसरा बिलियन का आयतन दे देगा, मोलारता पूछ लेगा। या तो 3 बिलियन के लिए भी होता है, 3 बिलियन के लिए, जैसे 2 बिलियन के लिए M1 V1 बराबर M2 V2, इस पर न्यूमेरिकल ही पूछेगा आपसे। M1 दे देगा, V1 दे देगा, M2 दे देगा, V2 पूछ लेगा, कभी V2 दे देगा, M2 पूछ लेगा, या तो दूसरा M2 V2 दे दिया यानी V1 दे दिया, M1 पूछ लेगा। तो 2 बिलियन के लिए, अगर ये 3 बिलियन के लिए कहेगा तो 3 बिलियन के लिए आपको हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M, दोनों पहला बिलियन और दूसरा बिलियन का आयतन जोड़ लेंगे, V1 प्लस में हो जाएगा V2। तो 3 बिलियन के लिए हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M इंटू V1 प्लस V2। यहाँ पे देखिए ये पहला बिलियन के लिए, ये दूसरा बिलियन के लिए। यहाँ पे देखिए 3 बिलियन के जब भी पूछेगा तो तीसरा बिलियन के मोलारता पूछेगा। M1 भी दिया रहेगा, V1 भी दिया रहेगा, M2 भी दिया रहेगा, V2 भी दिया रहेगा, और V1 V2 जोड़ लेंगे तो तीसरा बिलियन का आयतन आ जाएगा, और यहाँ से तीसरा बिलियन का मोलारता निकाल लेंगे। तो 3 बिलियन के लिए हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M इंटू V1 प्लस V2। या 3 बिलियन के लिए क्या हो जाएगा? मोलारता निकालने का समीकरण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोल अंश क्या है, या इसी को कहते हैं मोल प्रभाज क्या होता है। देखिए मोल अंश को ना बड़ा X से डिनोट किया जाता है। मोल अंश को क्या ले डिनोट करते हैं? बड़ा X। और मोल अंश बराबर होता है, मोल अंश बराबर होता है, मोल अंश जिस घटक का मोल अंश निकालना होता है उसका मोल संख्या ऊपर रखते हैं,
बटा में टोटल मोल संख्या से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो जैसे हम देखिए एगो बिलियन लेते हैं, उस बिलियन में हम 2 घटक डाल दिए, मान लो एगो ए डाल दिए जिसका मोल संख्या मान लो कुछ, मान लो यहाँ पे 2 घटक है, एगो ए घटक एगो बी घटक। ए की संख्या मान लेते हैं n1 है, बी की संख्या मान लो n2 है, यानी कि ए घटक एक चीनी डाल दिए यहाँ पे, दूसरा में कुछ भी डाल देते हैं, ग्लूकोज डाल देते हैं। इसका संख्या मान लो n1 है, इसका संख्या मान लो n2 है, चाहे मान लो पानी है आपका चीनी है, ठीक है ना, पानी चीनी ले लेते हैं। तो हमको ना मोल अंश कहता है, मोल अंश बोल रहा है कि जिस घटक का हमको मोल अंश निकालना होगा उसका संख्या ऊपर बटा में टोटल संख्या से भाग दीजिए। हम बिलियन में 2 घटक डाले हैं और 2 घटक डाले हैं, तो हम जिस घटक का मोल अंश निकालेंगे उसका संख्या रखेंगे ऊपर में, बाटा में टोटल संख्या से भाग देंगे, ठीक है, क्या देंगे, भाग। तो देखिए मोल अंश को ना हम बड़ा x से डिनोट करते हैं। परिभाषा क्या होगा, मोल अंश का परिमाण, जो मोल अंश का परिमाण होगा, जिस घटक का संख्या निकालेंगे मोल अंश का परिमाण उसी घटक के मोल संख्या के बट्टा में कुल मोल अंश के, यानी कि कुल मोल अंश के परिमाण के योग के बराबर होता है। यानी कि मोल अंश का परिमाण प्रति इकाई, मोल अंश का परिमाण क्या है, प्रति इकाई, कुल मोल संख्या, कुल मोल संख्या यानी कि मोल अंश का परिमाण जो हो जाएगा प्रति इकाई कुल, यानी कि मोल अंश का परिमाण उसी घटक के मोल संख्या की, जिस घटक का हम निकाले, मतलब ए घटक का निकाले चाहे बी घटक का, ए घटक का निकाले तो ए का संख्या क्या रखेंगे ऊपर, तो मोल अंश का परिमाण यानी किसका परिमाण है, तो ए घटक का परिमाण है, और इसी घटक के मोल संख्या के प्रति इकाई कुल मोल संख्या के योग के क्या होता है, बराबर। मोल अंश का परिमाण उसी घटक के मोल संख्या के प्रति इकाई कुल मोल संख्या के योग के बराबर है। यानी कि जिस घटक का मोल संख्या, यानी कि मोल अंश निकालेंगे, जिस घटक का मोल अंश निकालेंगे उसका संख्या ऊपर बटा में क्या करेंगे, टोटल संख्या करेंगे। देखिए आप लोग ना पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे 10th क्लास में, ठीक ना, सब कुछ पढ़े हैं, छोड़िए ना 10th क्लास के बात है, आप लोग ऑफलाइन बैच में मतलब सॉल्यूशन ही पढ़े हैं या ऑनलाइन कोई कोई बच्चे पढ़े होंगे। तो अगर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े हैं तो आप लोग ये जरूर पढ़े होंगे कि मोल अंश का मैक्सिमम मान 1 होता है। मोल अंश का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मोल अंश का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। जो मोल अंश है इसका जो मैक्सिमम मान होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और जो मिनिमम वैल्यू होता है 0, यानी कि इसका आंसर हम लोग को 1 से 0 के बीच में आता है। यानी कि बीच में आता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, यानी कि कोई कोई घटक का 0 भी आ जाए। मान लो हम कर लेंगे कि कोई आपके पास मतलब बिलियन दे दिए और आपको बिलियन दे दिए, जिस बिलियन में जैसा कहेंगे कि हम 2 घटक डाल दिए ए और बी, पूछेंगे कि सी घटक का मोल बताइए, सी तो हम उसमें डाले ही नहीं है, तो सी का क्या होगा, 0। तो कभी कभी ऐसे कंडीशन आएगा तो कभी 0 हो जाए, कभी कभी 1 आ जाए। मान लो हम कहेंगे कि कोई बिलियन में केवल एक ही घटक है, किसी बिलियन में एगो घटक है, क्या है, ए, जैसे एगो घटक है, इसका मोल अंश बताइए, 1 से बताइए, तो भैया इसका संख्या n1 बटा में एकर संख्या n1 कट के क्या हो जाएगा, 1। तो मोल अंश हम लोग का 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 और 0 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो हम मोल अंश के बारे में इतना ही जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आराम से बना लीजिएगा, मोल अंश ले नहीं, आप लोग से छूटेगा नहीं। मोल अंश कोई भी दो, मोल अंश का 2 ये कॉन्सेप्ट है, या तो संख्या दे करके मोल अंश पूछ ले, या तो मोल अंश दे करके एक मोल अंश दे करके दूसरा मोल अंश पूछ ले। एक दे लेगा कि एक मोल अंश आपके पास 0 पॉइंट कितना है, 7 है, तो दूसरा बताइए। तो हम लोग जान रहे हैं कि टोटल जो योग, हाँ, हम लोग का मोल अंश का जो योग होता है 1 होता है, 1 में से 0.7 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। या तो कहेगा 0.77 है, तो 0.77 है तो इसको 1 में घटा लेंगे 77 को, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। या तो एक डिजिट में पूछे या तो 2 डिजिट में पूछे, या तो ऐसे भी तरीका अपना लीजिएगा। अगर एक डिजिट में पूछेगा, एक डिजिट में पूछेगा तो 10 में से 7 घटा लीजिए, 3 हो जाएगा, 0 पॉइंट में लगा लीजिए। 2 डिजिट में पूछेगा तो 100 में से 77 घटा लीजिए और 0 पॉइंट घटा के यहाँ पे 23 हो गया, 0 पॉइंट ऐसे लगा दीजिए। इस तरह से कर सकते हैं। 3 डिजिट में पूछेगा तो 1000 में से घटा करके 0 पॉइंट में लगा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए है हम लोग का द्रव्यमान अंश, क्या है, द्रव्यमान अंश है। मास फ्रैक्शन को ना हम लोग वाई ले डिनोट करते हैं, और द्रव्यमान अंश बराबर होता है द्रव्यमान संख्या बटा में टोटल द्रव्यमान संख्या का योग, टोटल द्रव्यमान संख्या का योग, टोटल द्रव्यमान संख्या का योग। जैसे मोल अंश होता है उसी प्रकार द्रव्यमान अंश और द्रव्यमान प्रभाज होता है, जैसे मोल अंश होता है उसी प्रकार द्रव्यमान अंश और द्रव्यमान प्रभाज होता है।
और यहाँ पे जिस घटक का, मान लो हमको एक घटक का निकालना है द्रव्यमान अंश, तो एक घटक का द्रव्यमान अंश निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे एक घटक का द्रव्यमान अंश, द्रव्यमान संख्या m1, और बी घटक का द्रव्यमान संख्या m2। जिस घटक का द्रव्यमान अंश निकालना होगा उसका द्रव्यमान संख्या ऊपर बटा में टोटल द्रव्यमान संख्या के क्या करेंगे हम लोग, योग करेंगे। यानी कि जिस घटक का, अगर एक का निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो एक का निकाल रहे हैं तो एक का द्रव्यमान संख्या ऊपर बटा में टोटल द्रव्यमान संख्या नीचे। जिस घटक का द्रव्यमान अंश निकालना होगा उसका द्रव्यमान संख्या ऊपर बटा में करेंगे टोटल द्रव्यमान संख्या नीचे। यानी कि परिभाषा भी बोल लेंगे कि द्रव्यमान अंश का परिमाण उसी घटक के द्रव्यमान संख्या के, यानी कि एक घटक के द्रव्यमान, एक घटक का द्रव्यमान अंश निकाल रहे हैं तो एक घटक का द्रव्यमान संख्या बटा में हो जाएगा टोटल द्रव्यमान संख्या का योग। और इसका भी मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान 0, मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान 0। और इसका भी आंसर आपका या तो 1 आ सकता है या 1 से 0 के बीच में, या 0 आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला 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 फॉर्मूला था। इसे ना एफ ले डिनोट किया जाता है, और ये होता है विलय के द्रव्यमान और बटा में होता है आयतन। आयतन का में लीटर में, यानी कि प्रति लीटर विलियन के आयतन में घुले हुए विलय के द्रव्यमान को कहते हैं फॉर्मूलाता कहते हैं। और एक हो जाएगा ग्राम पर लीटर, क्या होगा, ग्राम पर लीटर। प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के द्रव्यमान को कहा जाता है फॉर्मूलाता कहते हैं, और इसे एफ से सूचित किया जाता है। और एसआई मात्रक ग्राम पर लीटर, क्या होगा, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर हो जाएगा, ग्राम पर लीटर। इसके बाद हम लोग का समतुल द्रव्यमान। देखिए समतुल के मतलब होता है ना औसत द्रव्यमान होता है, एक एवरेज। लेकिन औसत में किसका औसत द्रव्यमान, यहाँ पे ना औसत द्रव्यमान हम लोग के अम्ल का देखना है, क्षार का देखना है, तत्व का देखना है, लवण का देखना है, और आयन का देखना है, आयन का देखना है। जैसे मतलब कोई अम्ल देखते हैं, देखिए समतुल द्रव्यमान में आपको हम एक फार्मूला आपको बताते हैं। दुनिया में आप कोई के समतुल द्रव्यमान निकालिएगा, हमेशा मोलर मास उसका आणविक द्रव्यमान ऊपर रखेंगे। जैसे अम्ल का निकाल रहे हैं तो अम्ल का आणविक द्रव्यमान ऊपर रखेंगे, क्षार का निकाल रहे हैं तो क्षार का आणविक द्रव्यमान ऊपर रखेंगे, यानी कि तत्व के निकालेंगे तो तत्व का आणविक द्रव्यमान ऊपर रखेंगे, लवण के तो लवण का आणविक द्रव्यमान ऊपर, आयन का निकालेंगे तो आयन का आणविक द्रव्यमान ऊपर। यानी कि अलाहाबाद के सर भाग किसे देंगे, ठीक है, आणविक द्रव्यमान ऊपर रखेंगे। यानी कि समतुल द्रव्यमान निकालने के लिए आणविक द्रव्यमान में अगर अम्ल से निकालेंगे तो ओकर में हाइड्रोजन के संख्या से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए H2SO4 है और इसका हमको निकालना है समतुल द्रव्यमान, इक्विवेलेंट वेट। तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 98 ग्राम, और इसका हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है इसमें, तो 2 से भाग ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 49 EQ, क्या होगा, 49। समतुल द्रव्यमान का मात्रक होता है EQ, समतुल्य होता है EQ मतलब। तो जिसका समतुल द्रव्यमान निकालना, अगर अम्ल का निकालना है तो ओकर आणविक द्रव्यमान में हाइड्रोजन के संख्या से भाग। अगर मान लो हमको क्षार का निकालना है, जैसे यहाँ पे NaOH का निकालना है, यह क्षार है, इसका बताइए क्षार का समतुल द्रव्यमान EQW निकालना है, तो यहाँ पे क्षार का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, NaOH का आणविक द्रव्यमान 40, सोडियम का मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, 23 16 39, और हाइड्रोजन का वन का होगा 40। क्षार के निकालने के लिए OH के संख्या से भाग, और यहाँ पे OH की संख्या 1 है तो 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 ही EQ हो जाएगा, 40। अगर 2 रहता तो 2 से भाग देते हैं। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मास बटा में 2 से भागा, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH की संख्या 2 है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3, यहाँ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के मास में OH की संख्या कितना है, 3 है, 3 से भाग देते हैं। अगर अम्ल का समतुल द्रव्यमान निकालना है तो उसके आणविक द्रव्यमान में हाइड्रोजन की संख्या से भाग। अगर यहाँ पे क्षार का समतुल द्रव्यमान निकालना है तो उसके आणविक द्रव्यमान में OH की संख्या से भाग। अगर हमको तत्व का निकालना है, बताइए तत्व का निकालना है, तो अगर हमको तत्व का समतुल द्रव्यमान निकालना है, यहाँ पे तत्व के निकालना होगा, जैसे सोडियम का निकालना है, तो तत्व के निकालना है तो सोडियम का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 23, इसके संयोजकता से भाग देंगे, इसके किससे भाग देंगे, संयोजकता से। और सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 23 ही EQ हो जाएगी। ठीक है, अगर मान को हमको मैग्नीशियम का निकालना है, चाहे एल्युमिनियम का निकालना है, एल्युमिनियम तत्व का निकालना है, तो इसका एल्युमिनियम का मास बताइए 27, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, +3, इसे 3 से भाग देंगे, 3 9 कितना होगा, 27 EQ। अगर तत्व के निकालना होगा तो उसके आणविक द्रव्यमान में संयोजकता से भाग देंगे, क्या देंगे, संयोजकता से भाग।
चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हम शुरू में ही बोले थे कि क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए फायदेमंद क्लास है, बहुत ही जरूरतमंद क्लास है। आप इसे एक बार जरूर ही मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपको चैप्टर नंबर 2 दोबारा पढ़ने की जरूरी नहीं पड़ेगी, लास्ट तक आपको बने रहनी है। तो इसमें हम लोग अभी तक देखे थे, देखिए लवण का समतुल द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। लवण का समतुल द्रव्यमान, लवण का समतुल द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। जैसे लवण का, जैसे यहाँ पे कोई लवण ले लेते हैं जैसे NaCl, तो इसके आणविक द्रव्यमान पहले निकाल लेते हैं। लवण का समतुल द्रव्यमान निकालने के लिए हमेशा बोले कि समतुल द्रव्यमान निकालने के लिए हमेशा आणविक द्रव्यमान को ऊपर रखा जाता है। और NaCl का निकालना है तो यहाँ पे बताइए सोडियम का मास कितना हो जाएगा 23, क्लोरीन का मास कितना होगा 35.5, ये इसका आणविक द्रव्यमान। रहा बात इसमें भाग किसे दीजिएगा, तो धनायन की संख्या से भाग देंगे। जैसे यहाँ पे धनायन कौन है, सोडियम है, और बताइए कितना इसका संख्या +1, इसका धनायन 1, अगर इसको तोड़ते हैं हम तो सोडियम प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक धनायन है तो यहाँ पे 1 से भाग दे देंगे, यानी कि 23 प्लस 35.5 में 1 से भाग देंगे, यानी कि आ जाएगा 58 पॉइंट कितना 5, यही हो जाएगा EQ। अगर किसी लवण का समतुल द्रव्यमान निकालते हैं तो लवण के समतुल द्रव्यमान निकालने के लिए, लवण का समतुल द्रव्यमान निकालने के लिए कोई लवण का, किसी भी लवण का निकालेंगे तो पहले उसका टोटल आणविक द्रव्यमान लिखेंगे ऊपर में, अब बट्टा में भाग देंगे उस लवण में जो धनायन होगा, क्या होगा जो धनायन उस लवण के, जैसे में सोडियम आपका धनायन है और धनायन है तो इसका वैलेंसी कितना होता है +1, यहाँ +1 से भाग दे देंगे, वही हो जाएगा लवण का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो कोई दूसरा लवण की बात करते हैं, किसी दूसरा लवण की बात करते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा लवण जैसे MgCl2 ले लेते हैं, MgCl2 ले लेते हैं, तब पहले MgCl2 का टोटल मास निकाल लेंगे, हमको समतुल द्रव्यमान निकालना है। मैग्नीशियम का मास कितना हो जाएगा बताइए 24, क्लोरीन का बताइए अभी बताए थे 35.5, तो 35.5 में 2 से गुना करिए कितना हो जाएगा 71। आबट्टा में धनायन कौन है यहाँ पे मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है 2 होता है, 2 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। ये 2 से देखिए 2 से काटेंगे 24 को तो हो जाएगा 12, ये 2 से काटेंगे 35 71 को तो 35 पॉइंट कितना होगा 5, जोड़ लेंगे इसको, यानी कि बताइए 35 और 12 जोड़ लीजिए, 35 बार कितना 47.5 है ना, 47 पॉइंट कितना होगा 5, इस प्रकार निकाल लेंगे। तो आपको कोई भी समतुल द्रव्यमान निकालना है पहले उसके आणविक द्रव्यमान, ठीक है, पहले उसका आणविक द्रव्यमान। अगर अम्ल का निकालना है हमको तो आणविक द्रव्यमान में हाइड्रोजन के संख्या से भाग, अगर क्षार का निकालना है तो उसका आणविक द्रव्यमान में हम लोग OH के संख्या से भाग देंगे, तत्व का निकालना है तो उसका आणविक द्रव्यमान में संयोजकता से भाग देंगे, अगर हम लोग को लवण का निकालना है तो उसका आणविक द्रव्यमान में धनायन की संख्या से भाग देंगे, अगर हम लोग को आयन का निकालना है, इस एक को देख लेते हैं आयन का बात। देखिए हमको आयन का निकालना है, आयन का समतुल द्रव्यमान निकालनी है। अगर आयन जैसे यहाँ पे O2 ले लेते हैं, O2-2, O2-2, तो बताइए यहाँ पे इसका द्रव्यमान बताइए, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, कितना होता है 16 आणविक द्रव्यमान। हम बोले थे अभी कि कोई का समतुल द्रव्यमान निकालिएगा पहले आणविक द्रव्यमान, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 लेकिन O2 लिख ले 2 है तो 2 से गुना, बट्टा में आयन के संख्या से भाग, एक ऑक्सीजन का आयन होता है -2, यहाँ पे 2 लिखल है तो 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा -2 गुने 2, ऐसे तो माइनस से कोई मतलब नहीं, खाली आयन से ही भाग देना होता है। इस एक ऑक्सीजन का आयन है 2 और 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4, इसमें 4 से भाग दे देंगे, 4 से काट लेंगे हो जाएगा 4 दूनी की 8, 4 चौके 16 नहीं कि 4 दूनी की 8, 8 EQ। आपको ऐसे माइनस नहीं लेना है, माइनस प्लस नहीं लेना है, ठीक है ना, खाली समतुल द्रव्यमान में आपको खाली देख लेना कितना आएगा उसका, ठीक है। तो आयन का अगर निकालना होगा तो उसका आयन का समतुल द्रव्यमान, आयन का अगर समतुल द्रव्यमान निकालना है तो आयन का आणविक द्रव्यमान बट्टा में आयन की संख्या से क्या करेंगे भाग देंगे, आयन की संख्या से भाग देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे है नॉर्मलाता क्या होता है। देखिए नॉर्मलाता, नॉर्मलाता को बड़ा N से डिनोट किया जाता है। नॉर्मलाता बराबर होता है विलय के समतुल द्रव्यमान बट्टा में होता है आयतन, वो भी होता है लीटर में, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है नॉर्मलाता। तो देखिए इसका परिभाषा बोलेंगे, ये बट्टा है तो प्रति, ये हो गया लीटर, आयतन क्या में है लीटर में, तो बोलेंगे प्रति लीटर बिलियन के आयतन में घुले हुए विलय के समतुल द्रव्यमान को क्या कहते हैं नॉर्मलाता। अगर आपको नॉर्मलाता बनानी है न्यूमेरिकल इसका, तो समतुल द्रव्यमान आपको निकालना होगा, आराम से निकाल लीजिएगा, आप एग्जाम्पल रख रख के समतुल द्रव्यमान निकालिएगा।
नॉर्मलता बराबर प्रति लीटर बिलियन के आयतन में घुले हुए विलय के समतुल्य द्रव्यमान को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। प्रति लीटर बिलियन के आयतन में घुले हुए विलय के समतुल्य द्रव्यमान को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। प्रति लीटर बिलियन के आयतन में घुले हुए विलय के समतुल्य द्रव्यमान को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। यानी कि जो हम लोग का नॉर्मलता है प्रति लीटर बिलियन के आयतन में घुले हुए विलय के क्या है? समतुल्य द्रव्यमान है, समतुल्य द्रव्यमान है। और इसके बाद हम लोग का है पीपीएम। नहीं, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। मोलरता नॉर्मलता में संबंध, यहाँ दो संबंध हो जाएगा, एक तो अम्ल के लिए हो जाएगा, एक क्षार के लिए। नॉर्मलता बराबर हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर मोलरता, बड़ा एम है, बड़ा एम है तो मोलरता गुने यहाँ पे अम्ल के लिए क्या लिखते हैं? क्षारीयता। अम्ल के लिए क्षारीयता, क्षारीयता बोले तो अम्ल के हाइड्रोजन की संख्या। नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुने अम्ल के क्षारीयता। अम्ल के क्षारीयता बोले तो हाइड्रोजन की संख्या से गुना करेंगे। एक नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुने क्षार के अम्लीयता, क्षार के अम्लीयता, क्षार के अम्लीयता। यहाँ पे OH की संख्या से गुना करेंगे। अगर आपको नॉर्मलता मोलरता में संबंध देखना है तो यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। कोई अम्ल के मोलरता दे करके, मान लो कोई अम्ल का मोलरता दे देगा और उसका कहेगा कि बताइए नॉर्मलता कितना होगा, तो उस अम्ल के मोलरता में हाइड्रोजन की संख्या से गुना करेंगे तो नॉर्मलता निकल के आएगा। सही बात है। अगर हमको कोई क्षार दे देगा, नॉर्मलता पूछेगा, क्षार के मोलरता दे करके, तो क्षार के मोलरता दे के नॉर्मलता पूछेगा, तो उस क्षार के मोलरता में OH की संख्या से गुना करके हम लोग नॉर्मलता निकाल लेंगे। तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुने अम्ल के क्षारीयता, और नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुने क्षार की अम्लीयता। जो हाइड्रोजन की संख्या होता है उसे हम लोग कहते हैं अम्ल की क्षारीयता, जो OH की संख्या होता है उसे कहते हैं क्षार की अम्लीयता। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे पीपीएम। पीपीएम रियलिटी में अगर देखा जाए तो हम लोग को सांद्रण को ही मापता है, कोई विलयन की सांद्रता को मापता है पीपीएम। और पीपीएम बराबर, इसका भी फॉर्मूला दो तरह से होता है। पीपीएम बराबर पीपीएम पार्ट पर मिलियन, या तो हम ऊपर रखेंगे विलय के द्रव्यमान। याद रखिए जब विलय के द्रव्यमान रखेंगे, विलय के द्रव्यमान, तब आटा में रखना होगा हमको विलियन का द्रव्यमान। विलियन का क्या रखना होगा? द्रव्यमान गुने 10 के पावर 6 ग्राम, 6 ग्राम। तो अगर हम पीपीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर में रख रहे हैं विलय के द्रव्यमान, तो बट्टा में रखेंगे विलियन का द्रव्यमान अगुने 10 के पावर 6 ग्राम। ठीक है। अगर यहाँ ऊपर रखेंगे विलय के आयतन तो बट्टा में रखेंगे विलियन का आयतन गुने 10 के पावर 6 ग्राम। ठीक है। तो पीपीएम कोई विलियन का क्या होता है हम लोग का? पीपीएम जो है कोई विलियन का हम लोग का सांद्रण होता है। पीपीएम जो होता है कोई विलियन का सांद्रण होता है, सांद्रण को ही बताता है, कोई विलियन के सांद्रण को बताता है। और पीपीएम निकाला जाता है विलय के द्रव्यमान बट्टा में विलियन के द्रव्यमान, या तो विलय के आयतन बट्टा में विलियन का आयतन गुने 10 के पावर 6 ग्राम से गुना मार देना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे बिलियन। देखिए बिलियन है, अभी बिलियन देख रहे हैं कि हम लोग के समांगी होता है, विषमांगी होता है, कई द्वितीयक बिलियन है, दो घटक का मिश्रण द्वितीयक है, तीन घटक है, तृतीयक है। ठोस में बिलियन होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है। इसके अलावा भी बिलियन होता है, संतृप्त बिलियन होता है, असंतृप्त बिलियन होता है। देखिए जैसे कभी आप लोग ना, अभी बता रहे थे कि कोई घोल बनाते हैं आप लोग, शरबत बनाते हैं आप लोग, कोई घोल तैयार करते हैं। अगर हम लोग घोल में ना विलय के घटक एक समान मिला रखे हैं, तो एक समान मिला रखेंगे तो उसे संतृप्त बोलेंगे। चाहे आपको देखिए ऐसे बताते हैं, मान लीजिए आप 5 लीटर पानी लेते हैं। अब 5 लीटर पानी लिए हैं तो 5 लीटर पानी का क्षमता होगा विलय घुलाने का, चीनी घुलाने का क्षमता होगा। तो उसमें 5 लीटर पानी में हम चीनी घुला रहे हैं, और चीनी घुला रहे हैं, जब तक घुलाएंगे, जब तक पानी को घुलाने यानी कि घोलने का क्षमता होगा, जब तक पानी अपने अंदर चीनी को घुला रहा है, एकदम घुला रहा है, जब तक अगर घुलता रहेगा तो वो हो जाएगा संतृप्त होगा। और जैसे ही घुलना बंद करेगा उसे कहेंगे असंतृप्त, यानी कि उसके क्षमता से ज्यादा। संतृप्त विलयन होता है, संतृप्त विलयन होता है कि जब विलायक को कितना क्षमता अपने अंदर विलय घुलाने का, यानी कि जितना उसके क्षमता के अनुसार अगर घोल रहे हैं तो हम लोग के क्या है? संतृप्त है। क्षमता से अधिक उसमें डाल दिए तो हम लोग को क्या हो जाएगा? असंतृप्त होगा, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। अगर संतृप्त विलयन है तो क्या है? इंग्लिश में सेचुरेटेड सोल्यूशन है। क्या है? सेचुरेटेड। तो किसी विलयन में उसके क्षमता के अनुसार विलय घुलाया जाता है, वो हम लोग को संतृप्त कहलाता है। उसे क्षमता से अधिक घोल दिया जाता है तो वो कहलाता है असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। इसके बाद देखिए बिलियाता है, बिलियाता सोलबिलिटी।
सोलबिलिटी तय करता है कि हम मैक्सिमम कितना विलय घुला पा रहे हैं। जैसे 5 लीटर है, आपके पास 5 लीटर पानी है और 5 लीटर पानी में हम यहाँ पे जैसे 5 लीटर पानी के अंदर 4 केजी चीनी डालें, 4 केजी में ना हम भाई साहब 2.5 केजी चीनी घुला पाए, तो मेरा बिलियाता 2.5 केजी होगा। यानी कि जितना घुलेगा वही उसका बिलियाता कहलाता है। बिलियाता का मतलब कितना उसमें घुल गया, जितना घुला वो उसका क्या है, सोलबिलिटी है। क्या उसका सोलबिलिटी है, वो क्या है, बिलियाता है। क्या है, बिलियाता है। इसके बाद है बिलियाता के प्रकार है। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा रहता है कि ठोस में द्रव के बिलियाता, उसके बाद द्रव में द्रव का बिलियाता, द्रव में गैस का बिलियाता। ये बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और आया है। देखिए समझते हैं, ठोस में द्रव का विलयता। यहाँ पे है कि एक ठोस में, यहाँ पे विलायक है, यहाँ पे ठोस विलायक द्रव विलायक, यानी कि यहाँ पे आप ठोस के अंतर्गत कोई ठोस के मैक्सिमम आयतन में कितना द्रव घोल पाएंगे, कोई ठोस के मैक्सिमम आयतन में कितना द्रव घोल पाएंगे, वही है ठोस में द्रव का विलयता। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं ना, प्रति सेंटीमीटर क्यूब ठोस के आयतन में घुले हुए द्रव विलय की अधिकतम मात्रा को ठोस में द्रव की विलयता कहते हैं। यहाँ पे ठोस यानी कि ठोस के अंदर द्रव, यानी कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब ठोस के आयतन में, प्रति सेंटीमीटर क्यूब ठोस के आयतन में घुले हुए द्रव विलय की मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम मात्रा को कहते हैं ठोस में द्रव की विलयता। अच्छा, इसको प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे, नहीं कि कोई ऐसा कारक जो ठोस में द्रव डाले और उसको विलयता को बढ़ा दे। भाई कोई ऐसा कारक है, बढ़ा लो अपने से, कोई ऐसा कारक है, लगाओ कोई उपाय जो ठोस में द्रव को घुला दे, बढ़ा दे। कोई कारक, ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, प्रकृति हो सकती है उनकी, या सांद्रता हो सकता है सब। उसी प्रकार द्रव में द्रव का विलयता है। द्रव में द्रव का बात करें तो यानी कि द्रव के मैक्सिमम आयतन में द्रव विलय के घुले हुए, द्रव विलय के घुले हुए मैक्सिमम मात्रा को कहते हैं द्रव में द्रव के विलयता। ये तो बहुत बार पूछा एग्जाम में, द्रव में द्रव की विलयता पूछा है आपके एग्जाम में, ये तो VBI है। द्रव में गैस भी पूछा हुआ है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रव में द्रव के, द्रव में गैस के। यहाँ पे द्रव विलायक के अधिकतम मात्रा में, या तो कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर की द्रव विलायक के आयतन में घुले हुए द्रव विलय की अधिकतम मात्रा को, चाहे तो 100 ml ले सकते हैं कि 100 ml द्रव विलायक में घुले हुए द्रव विलय की अधिकतम मात्रा को द्रव में द्रव की विलयता कहते हैं। और द्रव में द्रव की भी विलयता को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। कोई ऐसा कारक जो उनकी विलयता को बढ़ा दे या तो उसको घटा दे, या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, या तो ताप, दाब, उनकी प्रकृति, सांद्रता, ये सब हम उसमें जिक्र कर सकते हैं। द्रव में गैस की विलयता क्या है, तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब द्रव विलायक के आयतन में घुले हुए गैस विलय की अधिकतम मात्रा को द्रव में गैस की विलयता कहते हैं। द्रव विलायक के अधिकतम आयतन में घुले हुए गैस विलय की अधिकतम मात्रा को द्रव में क्या कहते हैं, गैस की विलयता कहते हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि द्रव में गैस को डाल करके ताप बढ़ाते हैं तो उसकी विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए क्या होगा, घटेगा। क्योंकि द्रव के अंदर गैस डाल रहे हैं और ताप बढ़ाएंगे तो गैस तो हम लोग के वाष्पीकृत होकर बाहर निकलेगा, ताप बढ़ाएंगे तो विलयता क्या होगा, घटेगा। लेकिन दाब बढ़ाएंगे तो, दाब बढ़ाएंगे, द्रव में गैस को डाल करके दाब बढ़ाएंगे तो विलयता हम लोग के बढ़ेगा, विलयता क्या होगा, बढ़ेगा। ये प्रभावित करने वाले कारक है। कभी कभी पूछ लेगा क्वेश्चन कि द्रव में गैस डाल करके ताप बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घटेगा। दाब बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दाब बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। अच्छा, कारण क्या है कि द्रव में गैस को डाल रहे हैं और दाब बढ़ा रहे हैं तो विलयता बढ़ रहा है, इसका मतलब मोल संख्या बढ़ रहा है, मोल संख्या में वृद्धि होगा, मोल संख्या वृद्धि होगा तो विलयता बढ़ेगा। और जहां ताप बढ़ाएंगे तो मोल संख्या में कमी होगा, कमी होगा तो वहां पर विलयता घटेगा। अब है ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी। इसको देखिए एक एक लाइन में जिक्र कर देते हैं। जहां ऊष्मा को उत्सर्जन होता है तो उसे कहते हैं ऊष्मा क्षेपी, जहां ऊष्मा का शोषण होता है वहां पे ऊष्मा को बाहर से लाके देते हैं तो उसे ऊष्मा शोषी। रहा बात आपके दिमाग में चलेगा सर कैसे समझेंगे, ये तो बात हम लोग ही जानते हैं, सही बात, इतना तो जानते ही हो लोग, ऐसे तो थोड़े नहीं एक के लिए 9th क्लास से 12th क्लास में आए हैं। आप लोग तो पढ़े हैं ना, 10th क्लास पढ़े होंगे, 11th पढ़े होंगे, उसके बाद 12th क्लास में आए हैं। कोई कोई है ऐसा छात्र जो बिना 10th 11th का एग्जाम दे ले 12th में आ गया है, ऐसा कोई नहीं है। ऊष्मा क्षेपी, हाँ, जो जो नहीं एग्जाम दिए 10th के डायरेक्टली 12th में आए वो अपना कमेंट में नाम लिख के बताए भाई साहब, उस पर कंप्लेन होगी। तो ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी क्या है और ऊष्मा शोषी क्या है, ऊष्मा क्षेपी क्या है, ऊष्मा शोषी क्या है। ऊष्मा क्षेपी देखिए
यहाँ पे ना क्वेश्चन देखिए आप कैसे समझ पाइएगा। ऊष्मा क्षेपी, जहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, दुनिया में जितना भी अपघटन अभिक्रिया है, जो जिसका ना अपघटित होता है, वियोजित होता है, वियोजन होता है, टूटता है, तो वहां से ना ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और जहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन होगा वह ऊष्मा होगा क्षेपी। क्या होगा? ऊष्मा क्षेपी। जैसे बम का विस्फोट होना, भाई अपघटित हो रहा है, टूट रहा है वहां पे। कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन होना, टूट रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, टूट के कली चूना दे रहा है। तो जहाँ वियोजन होगा तो ऊष्मा देगा, और जहाँ ऊष्मा देगा तो हम लोग को ऊष्मा क्षेपी। और जहाँ दो अभिक्रियाएं होगी, संयोजन कराएंगे वहां पे, संयोजन करा रहे, दो अभिक्रिया हो रहा है वहां पे, दो अभिक्रियाओं को संयोजित करा रहे हैं। तो अभिक्रिया तबे होगा जब ऊष्मा देंगे, वहां हीट देंगे, वहां ऊष्मा देंगे, तब अभिक्रिया होगा। जब हो अब ऊष्मा देने के बाद अभिक्रिया हो रहा है तो वह है ऊष्मा शोषी। क्या है? ऊष्मा शोषी। ठीक है। अब उसके बाद है जलयोजन ऊर्जा। यहाँ हेनरी का नियम था। ठीक है। जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी, देखिए हाइड्रेशन एनर्जी होता है यहाँ पे, जैसे एक मोल में कोई पदार्थ को, एक मोल में जैसे कोई पदार्थ है, हमको H2SO, जैसे MgSO4 ले लेते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट है, एक मोल में यहाँ पे MgSO4 की मात्रा को हमको तोड़ना है, वियोजित करना है। तो एक मोल में कोई पदार्थ है, कोई लवण पदार्थ है, उसको लवणीय पदार्थ है, उसको हम लोग को तोड़ना है, वियोजित करना है। वियोजित करने के लिए जितना ऊर्जा इसमें हम लगाते हैं, खर्च करते हैं, वही हम लोग को कहलाता है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कहलाता है, यानी कि जलयोजन ऊर्जा कहलाता है। और इसमें भी क्वेश्चन पूछता है किसका हाइड्रेशन एनर्जी अधिक है। अच्छा बताइए, जिनका, अगर उस लवण के अंदर पहले धातु का साइज देखेंगे, जिस तत्वों का साइज क्या होगा? छोटा होगा, उसे तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। साइज छोटा है तो मजबूती से बंधल रहेगा उसका। साइज अगर बड़ा है तो उसका आकर्षण बल कमजोर होगा, आसानी से उसे तोड़ लेंगे। देखते हैं आप लोग, लाठी जितने बड़ा होगा उसका बताइए उतने कमजोर होगा, जल्दी टूटेगा। लाठी छोटा होगा, इतनी वो छोटा सा लाठी है, इसको तोड़ेंगे तो भाई सब ज्यादा हमको बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि मजबूती से बंधल है, इसके बीच का आकर्षण बल क्या है? एकदम मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। तो जलयोजन ऊर्जा में यही देखना है। वहां पे जो हम लोग को उसको जलयोजन, जैसे MgSO4 है, इसको हम लोग तोड़ते हैं तो Mg प्लस के SO4, यहाँ पे Mg के साइज देखेंगे, यानी कि यहाँ पे Mg के साइज, जैसे एक सापेक्ष में तुलना करना होता है कि MgSO4 है, एक बाद यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4 है, यानी कि कैल्शियम की अपेक्षा Mg का साइज क्या है? छोटा है। कैल्शियम का साइज थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि थोड़ा सा जल्दी टूटेगा, ये थोड़ा सा कम टूटेगा। ठीक है ना। इसे तोड़ने में ज्यादा यानी कि ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, इसका जलयोजन ऊर्जा अधिक होगा, इसका जलयोजन ऊर्जा कम होगा। ठीक है, यही बात है। इसके बाद देखिए हेनरी का नियम है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम आराम से समझाते हैं। हेनरी का नियम, पहला बात देखिए, हेनरी का नियम, अचर ताप पर, और अचर ताप पर जब कोई, ठीक ना, अचर ताप पर जब कोई गैसीय विलय को द्रव के अंदर डालकर आंशिक दाब बढ़ाया जाता है, यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि हेनरी का नियम होता है कि जो अचर ताप पर जो गैसीय विलय को डालकर आंशिक दाब बढ़ाया जाता है, आंशिक का करते दाब बढ़ाते हैं, आंशिक दाब बढ़ाते हैं, तो विलय के मोल अंश के, विलय के मोल अंश के सीधा समानुपाती हो जाता है। विलय के मोल अंश के क्या होता है? सीधा समानुपाती। और सीधा समानुपाती, यहाँ सीधा समानुपाती के साइन हटा देंगे, यहाँ दाब बढ़ाते हैं ना, पी खाली लिखे हैं दाब। जब सीधा समानुपाती के साइन हटाएंगे तो एक नियतांक रखेंगे के एच, जो एक हेनरी नियतांक होगा। क्या होगा? हेनरी नियतांक। मेरी बात सुनिए फिर से, हेनरी के नियम में ताप क्या होता है? अचर। यही बात ध्यान देखनी है। ताप अचर, दाब क्या होता है? पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब होता है, आंशिक दाब बढ़ाना है। यानी कि हेनरी के नियम, अचर ताप पर जब कोई गैसीय विलय को द्रव में डालकर आंशिक दाब बढ़ाते हैं, तो जो दाब होता है विलय के मोल अंश के क्या होता है? सीधा समानुपाती। अचर ताप पर कोई द्रव विलायक में गैस विलय को डाल करके आंशिक दाब बढ़ाया जाता है, तो जो दाब होता है वो विलय के मोल अंश के सीधा समानुपाती हो जाता है, और इसी को कहते हैं हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी का नियम का अनुप्रयोग भी पूछता है, और 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि हेनरी के नियम क्या है, अनुप्रयोग लिखे। देखिए अनुप्रयोग देखे जाए तो कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। देखिए पेय पदार्थ के पहला अनुप्रयोग अगर देखें तो पेय पदार्थ के बोतल,
जो पेय पदार्थ स्प्राइट हो गया, उसके अंदर CO2 को ना डाल दिया जाएगा, उसमें जो द्रव है स्प्राइट के अंदर जो द्रव है उसमें CO2 भर कर उसके ढक्कन को उच्च दाब पर बंद किया जाता है, तो वहां हेनरी नियम लागू होता है। क्या होता है? हेनरी नियम लागू होता है। दूसरा बात कि जब कोई गोताखोर होते हैं जो समुद्र में तैरते हैं, कभी कभी आप लोग भी तैराकी किए हुए आरा पोखरा में, लेकिन तैराकी किए हैं, कोई कोई तैरते हैं, नहीं तैरते हैं, तो कोई कोई तैराकी यहाँ पे किया होगा। तो हेनरी का नियम अभी बता रहे थे कि जो विलयन का हम लोग का दाब है, जो आंशिक दाब है, और विलय के मोलंस की क्या है? सीधा समानुपाती है। सीधा समानुपाती के साइन हटा देंगे तो एक नियतांक लगेगा KH। क्या लगेगा? KH। तो इसका अनुप्रयोग देखे, पहला अनुप्रयोग देखे कि पेय पदार्थ के अंदर CO2 को भर करके उसके ढक्कन को उच्च दाब पर बंद कर दिया जाता है। पेय पदार्थ के अंदर CO2 को भर करके उसके ढक्कन को उच्च दाब पर बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद है कि जब कोई गोताखोर होते हैं, समुद्र के अंदर तैराकी करते हैं, तैरते हैं, तो अपने कंधों पे ना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के भार को कम करने के लिए वहां पे हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं क्योंकि वहां ना भार को ना कम करता है, थोड़ा भार को क्या करता है? कम, दाब कम लगे, आंशिक दाब वहां पे कम लगे। अच्छा, जो पेय पदार्थ के अंदर CO2 के भर करके जो ढक्कन को बंद किया जाता है उस दाब पर, वहां आंशिक दाब का ही वहां आंशिक दाब ही लगता है, वहां पे आंशिक दाब ही लगता है। और एक आंशिक दाब लगता है हम लोग जब श्वसन करते हैं। श्वसन करते हैं तो हम लोग के ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ जो फेफड़ा में हम लोग का मिक्सअप होता है, वहां पे एक आंशिक दाब लग रहा है। वहां पे क्या लग रहा है? आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर लग रहा है। तो हम लोग का यह है, हम लोग का हेनरी नियम का अनुप्रयोग है। क्या? हेनरी नियम का अनुप्रयोग है। इसके बाद है राउल्ट का नियम। क्या है? राउल्ट का नियम। देखिए, राउल्ट का नियम का जिक्र कर रहे हैं। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम होता है कि जिस घटक का हमको दाब निकालना होता है, उस घटक के शुद्ध दाब, उस घटक के शुद्ध दाब और उसके मोलंस से क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे। यानी कि राउल्ट नियम कहता है कि किसी घटक का दाब, कोई घटक का दाब अपने शुद्ध घटक के दाब और मोलंस के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। राउल्ट नियम जो होता है किसी घटक का शुद्ध दाब और अपने मोलंस के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। राउल्ट नियम जो होता है अपने घटक का, हाँ, यानी कि राउल्ट नियम का जो दाब होता है, जो दाब होता है किसी घटक का जो दाब होता है अपने शुद्ध दाब और मोलंस के क्या होता है? गुणनफल के बराबर होता है, उसे राउल्ट का नियम कहते हैं। यह ना 5 नंबर में पूछता भी है राउल्ट नियम। आप लोग अपना थ्योरी देख लीजिएगा 5 नंबर में, जो इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। बस हम आपको रिकॉल करा रहे हैं कि राउल्ट नियम अगर 2 नंबर के पूछेगा तो आप लोग वहां पे बता दीजिएगा। कोई एगो बिलियन बना लीजिएगा, 2 उसमें घटक डाल लेना, एगो ए घटक, एगो बी घटक। ए घटक का वहां पे दाब जिक्र करिएगा, बी घटक के दाब को वहां पे जिक्र करिएगा, उसका शुद्ध दाब के बारे में जिक्र करिएगा, उसके मोलंस के बारे में जिक्र करिएगा, और वहां पे दिखाइएगा आप कि जिस घटक का दाब निकालिएगा वो अपने शुद्ध घटक के दाब अपने मोलंस के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। उसी प्रकार बी का निकालेंगे तो बी घटक के जो दाब होगा, बी घटक के जो दाब होगा वो अपने शुद्ध घटक के दाब और मोलंस के क्या होगा? गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। और दोनों घटक के दाबों को जोड़ करके हम लोग, हाँ, एक स्ट्रेट लाइन समीकरण को प्राप्त करेंगे, जो इस प्रकार से हम लोग राउल्ट नियम को एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है। राउल्ट नियम जो है ना हम लोग को 2 प्रकार के, एक वो आदर्श होता है, एक वो अनादर्श विलयन में आता है। एक वो आदर्श विलयन है, एक वो अनादर्श विलयन। देखिए, आपको बता दें कि दुनिया में ना कोई आदर्श नहीं होता है, आदर्श उसको बनाना पड़ता है। आपके एग्जाम में बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन आदर्श विलयन है, कौन अनादर्श विलयन है। आदर्श होने के लिए विलयन को एक समान होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे बेंजीन हो गया, बेंजीन, इसको मिलाते हैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म में, CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है। या दोनों क्या आदर्श है? क्या आदर्श है? अगर एक समान दोनों है नेचर का, यानी कि ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है, ये भी CCl यानी कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है, दोनों एक ही प्रकृति के हैं, तो यह आदर्श हो जाएगा। अगर बेंजीन को हम पानी में डाल देते आदर्श हो सकता है? नहीं होगा ना, क्योंकि बेंजीन आपका हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय नेचर का है, और पानी जो है हम लोग का यह ध्रुवीय नेचर का होता है, पोलर नेचर का होगा, तो दोनों के दोनों आपस में नहीं मिल पाएगा, ये हम लोग का अनादर्श विलयन होगा। क्या होगा? अनादर्श विलयन। ऐसे परिभाषा इसका देखें तो वैसे विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है जो राउल्ट नियम को पालन करे, राउल्ट नियम का पालन करे तो वैसे विलयन को आदर्श बोलेंगे। और जो विलयन राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन। जो विलयन राउल्ट नियम का पालन करे उसे आदर्श, जो पालन नहीं करे उसे अनादर्श। अच्छा, राउल्ट नियम के पालन कर रहा है, एक मतलब, इसका मतलब है कि उस घटक का दाब अपने शुद्ध घटक का दाब और मोलंस के गुणनफल के बराबर है, मोलंस के गुणनफल के बराबर है।
आप पालन नहीं कर रहे हैं मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। आदर्श विलयन में ऊष्मा परिवर्तन, जैसे कोई 2 विलयन लेंगे तो उसमें जो ऊष्मा परिवर्तन होगा डेल्टा एच, ताप परिवर्तन होगा डेल्टा टी, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन होगा डेल्टा यू। आदर्श विलयन में सबके सब जो होगा ना, ये हम लोग का शून्य होता है, क्या होता है, जीरो होता है, सबके सब जीरो होता है। आदर्श विलयन में ऊष्मा परिवर्तन, ताप परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन सबके सब जो होता है शून्य के बराबर होता है, जीरो के क्या होता है, बराबर होता है। और अनादर्श विलयन में कोई जीरो के बराबर नहीं होता, अनादर्श में ये सब जीरो के बराबर नहीं होगा। अनादर्श विलयन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करेगा, इसमें ऊष्मा परिवर्तन हो चाहे ताप परिवर्तन हो या आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन हो, कोई भी जीरो के बराबर नहीं होगा, कोई भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और अनादर्श विलयन भी होते हैं 2 प्रकार के। अनादर्श विलयन के प्रकार, एक होते हैं धनात्मक विचलन का, एक होता है ऋणात्मक विचलन का। तो धनात्मक में बोले तो जहां पे घटक का जो दाब है, हम लोग के जो घटक का दाब है ये अधिक प्राप्त होगा, अपने शुद्ध घटक के दाब और मोलेंस के गुणनफल से क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। यानी कि जब घटक के दाब अपने शुद्ध घटक के दाब और मोलेंस के गुणनफल से क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। जब अधिक मिलेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे धनात्मक विचलन का अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन के अनादर्श विलयन में हम लोग के जो ऊष्मा परिवर्तन होगा ये भी जीरो से अधिक होगा, हम लोग के ताप परिवर्तन होगा ये भी शून्य से अधिक होगा, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन होगा ये भी शून्य से अधिक होगा। अगर यही बात हम लोग देखेंगे ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन, तो ऋणात्मक विचलन के अनादर्श विलयन में ये हम लोग को इसका घटक के दाब जो होगा अपने शुद्ध घटक के दाब और मोलेंस के गुणनफल से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अपने घटक के दाब और अपने जो शुद्ध घटक के दाब है और मोलेंस के गुणनफल है उससे क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और यहाँ पे जो ऊष्मा परिवर्तन, ताप परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन है ये सब जीरो से क्या होगा, कम, या शून्य से क्या होगा, कम। और इससे बोलेंगे हम लोग ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन। तो अभी तक आप लोग को कैसा लग रहा है क्लास यहाँ तक पढ़ने में, ठीक ना। एक क्लास थोड़ी सेशन लंबी है, ठीक ना, लेकिन आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद क्लास है। जितना सुनिएगा उतने ज्यादा आपको याद होगा, जितना सुनिएगा उतने ज्यादा आप लोग को क्या होगा, याद होगा। तो आप एक बार से अधिक भी सुनिए, ठीक है ना, ज्यादातर आपको जितने सुनिएगा उतने ज्यादा आपका चैप्टर बेटर बनेगा, ठीक है ना। और पूरी से पूरी अपने क्लास पे फोकस करिए। और हम एक्सटर्नल कोई बात नहीं कर रहे हैं, जहां तक है आपका समय बचा करके हम पूरे टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं। और जो मेहनत करेगा वही भाई साहब इतिहास बदलेगा। तो आपको मेहनत करनी है, वह इंतजार जो आपके घर बैठे हैं, जो आपके पिताजी हैं, आपके घर वाले फैमिली हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप अच्छा करके दीजिएगा, उनको एक अच्छा रिजल्ट दीजिएगा आप लोग। तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, यानी कि रात बितानी होगी, जगनी होगी, मेहनत करना होगा, रात दिन एक करना होगा आपको। तो इंतजार कर रहे हैं बहुत सारे लोग आपके असफलताओं का, जो आपके असफलताओं का इंतजार कर रहे हैं। तो उस समय संघर्ष करने में और ज्यादा हम लोग को अच्छा लगता है कि चलिए हमारे असफलता का इंतजार कर रहे हैं, हम सफल होकर दिखाते हैं, उन्हें मेहनत करके दिखाते हैं कि हमारे अंदर जोश है, हमारे अंदर जान है, हम फूक देंगे, हमें झोंक देंगे, एक अच्छा करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे एजियोट्रोप है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया। एजियोट्रोप, देखिए एजियोट्रोप के बारे में बताते हैं, सुनिए। एजियोट्रोप जो होता है, दो या दो से अधिक द्रवों का एक मिश्रण है, दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण। एजियोट्रोप क्या है, तो दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण है, और इन द्रवों का मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वह अचर होगा। क्या होगा, अचर। दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण है, दो या दो से अधिक द्रवों का क्या है सर, मिश्रण है। यह एजियोट्रोप जो है दो या दो से अधिक द्रवों का मिश्रण है, और इन द्रवों के मिश्रण का जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा, अचर होगा। क्या होगा, अचर। अच्छा, उस द्रव को हम अलग नहीं कर सकते हैं आसवन विधि द्वारा। क्यों नहीं अलग कर सकते हैं, कि उनका जो रेशियो जो होता है ना, एक समान अनुपात में मिला होता है, इसलिए उसे डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं कर पाएंगे। उसे हम लोग कहते हैं एजियोट्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, एजियोट्रोप। एक तरह का हम लोग का शुद्ध विलयन होता है। क्या होता है, शुद्ध विलयन। देखिए यहाँ पे विलय की प्रकृति है, दो प्रकार का होता है, एक होता है वाष्पशील होता है, एक होता है अवाष्पशील। जो भेपर बनाता है उसे वाष्पशील कहते हैं, जो भेपर नहीं बनाता है, जो भेपर का निर्माण नहीं करे, वाष्प का निर्माण नहीं करे, उसे हम लोग अवाष्पशील कहते हैं। वाष्पशील वाला में या तो उसका संगुणन हो सकता है, विलय का। संगुणन के मतलब होता है कि विलय आपस में जुड़ जाए, इसे संगुणित हो जाए, आपस में सिकुड़ रहा है, जुड़ रहा है। जब विलय का संगुणन होगा तो मोल संख्या में क्या होगा, कमी। और जब विलय टूटेगा टूटेगा तो मोल संख्या में क्या होगा, वृद्धि।
तो विलय एक वाष्पशील वोलाटाइल होगा, एक होगा नॉन वोलाटाइल होगा अवाष्पशील। जब अवाष्पशील होगा जिसपे ना तो संगुणन हो रहा है ना उसका वियोजन हो रहा है, तो हम लोग के मोल संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके मोल संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब विलय हम लोग का वाष्पशील है, जब विलय हम लोग को कैसा है वाष्पशील, वाष्पशील है और उसका संगुणन हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है तो मोल संख्या में कमी। अगर वियोजन हो रहा है तो मोल संख्या में क्या होगा वृद्धि, वियोजन हो रहा है तो मोल संख्या में क्या होगा वृद्धि। अगर अवाष्पशील है उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिया कैसा होता है नॉन वोलाटाइल होता है। कार्बोहाइड्रेट कैसा है, कार्बोहाइड्रेट आपका यूरिया है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, सब नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल है तो इसके बताइए मोल संख्या में क्या होगा, मोल संख्या अप्रभावित, ना तो उसका वियोजन होगा जल के अंदर ना ही संगुणन होगा। जब ना ही वियोजन हो रहा है ना संगुणन हो रहा है तो हम लोग का मोल संख्या अप्रभावित। और जिसका वियोजन हो रहा है जलीय विलयन में, जिसका वियोजन हो रहा है टूट रहा है तो मोल संख्या बढ़ रहा है, मोल संख्या बढ़ेगा तो मोल संख्या में वृद्धि। जिसका संगुणन होगा आपस में जुटेगा तो मोल संख्या में क्या होगा कमी। इसके बाद देखिए वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोग खाना बनाए, कौन कौन खाना बनाए बताइए इसमें से कौन कौन खाना बनाया वेपर। देखिए हम लोग खाना जैसे बनाते हैं, जैसे चावल पका रहे हैं, चावल पका रहे हैं तो देखते हैं ना उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, और ढक्कन लगा देते हैं उसको गर्म करते हीट करते हैं ना, वहां पे पानी उनी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो उसका वाष्प ना ढक्कन के ऊपर जमा हो जाता है, और कुछ एक ऐसा कंडीशन आ जाता है कि वही वाष्प ना द्रव बन के पुनः नीचे गिरना चालू कर देता है। आने के एक ऐसा कंडीशन लाना है कि जहां से द्रव ना तो वाष्प बन पा रहा है ना ही वाष्प ना हमारा द्रव बन पा रहा है, दोनों के बीच के ताप को अचर कर देना है। यानी कि जब ढक्कन के ऊपर के वाष्प और नीचे हो गया आपका द्रव, उनके बीच में जो लगने वाला जो प्रेशर होगा ना, जो दाब होगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। एक कंडीशन जैसे प्रेशर कुकर में हो गया, या तो कहीं खाना वाना आप लोग बनाते हैं, इस तरह कोई बर्तन में बनाते हैं तो वहां पे एक घटना देखने के लिए मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएगा वाष्प दाब। यानी कि द्रव तथा गैस के बीच में अचर ताप पर जो लगने वाले दाब होते हैं उसी को कहते हैं वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कहते हैं। अनुसंख्या के गुणधर्म बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसंख्या गुणधर्म, अनुसंख्या गुणधर्म है क्या, अनुसंख्या गुणधर्म है क्या, तो यह किसी विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यह हम लोग के विलय के संख्या पर निर्भर करता है। हम बोल सकते हैं अनुसंख्या गुणधर्म किसी विलयन का गुण है, और यह विलय के कण के संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उनके प्रकृति पर कि उसका नेचर कैसा है, कैसा प्रकृति वाला कोई मतलब नहीं है। यानी कि अनुसंख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर, उसके नेचर पर नहीं डिपेंड करता है। अनुसंख्या गुणधर्म जो है यह विलय के कण के संख्या पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड है, विलय के कण के संख्या पर, यह विलय के कण के संख्या पर डिपेंड करता है, उनके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। उन्हीं को कहते हैं अनुसंख्या गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। यह चार प्रकार के होते हैं अनुसंख्या गुणधर्म के प्रकार में। पहला है सापेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन। पहला क्या है, सापेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन। पहला है सापेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन। सापेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन आपके एग्जाम में ना यहाँ पे प्रूफ करने के लिए भी देता है, सापेक्षिक वाष्पदाब में अवनमन, या इसी को हम लोग कहते हैं अवाष्पशील के लिए राउल्ट का नियम। इसका मतलब क्या होता है, जहां वाष्प दाब में कमी आ जाए, ये देखिए ये जो पी नोट लिखे है ना, ये हम लोग के विलायक का शुद्ध वाष्प दाब है, यह विलयन का दाब है, बटा में विलायक का शुद्ध वाष्प दाब। जब विलायक में से विलयन घट रहा है तो इसका मतलब वाष्प दाब में क्या है, कमी। हम लोग का बड़ा कौन होता है, एस में सोल्यूशन है विलयन का दाब, यह है विलायक का दाब, विलायक में से विलयन घट रहा है, बटा में है विलायक का दाब है, तो इसी को कहते हैं सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। और सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन कब होता है, हम लोग का ये विलय के मोल अंश के बराबर, ये x2 जो है विलय के मोल अंश है, विलय के मोल अंश के बराबर होता है। और सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन जो है एक अनुसंख्या गुणधर्म है, क्योंकि मोल संख्या पर भी निर्भर है। किस पर निर्भर है, मोल संख्या पर निर्भर है। यहाँ से मोल संख्या के फॉर्मूला ओपन करके, यानी कि N2 है तो W2 बटा में क्या हो जाएगा M2, यानी कि दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। यहाँ से मोल संख्या के फॉर्मूला ओपन करके भी आणविक द्रव्यमान के पद में लिख सकते हैं। यह आपका विलायक का मोल संख्या है, इसको भी फॉर्मूला ओपन करके W1 बटा में M1 लिख देंगे यहाँ पे, और फॉर्मूला ओपन करके आगे बढ़ा लेंगे। सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन को ही बोलते हैं अवाष्पशील के लिए राउल्ट का नियम। एग्जाम में पूछता है अवाष्पशील के लिए राउल्ट का नियम का व्याख्या करें। अवाष्पशील का राउल्ट नियम, जहां पर विलय हमारा अवाष्पशील होगा,
यह कंडीशन कब आएगा? जब विलय हमारा वेपर का निर्माण नहीं करेगा, विलय हमारा अवाष्पशील है, तो वैसे कंडीशन में जो विलयन का दाब होगा विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के बराबर होगा। और जब विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के बराबर होगा तो उसको हम लोग लेके आएंगे विलय के फॉर्म में लेके आएंगे, और जब विलय के फॉर्म में लेके आएंगे तो विलायक माइनस विलयन का दाब बट्टा में विलायक का दाब, हाँ, बराबर हो जाएगा विलय का मोल अंश। इसी को कहते हैं सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग इसे एक्सप्लेन करके जाइएगा, एग्जाम में इसे बना कर जाइएगा, बहुत बार पूछा है सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। अगर 2 नंबर में पूछना होगा तो यही पूछेगा कि यह अनुसंख्या गुणधर्म क्यों है? तो सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है, और ये मोल अंश को ओपन कर लेना है मोल संख्या के पद में। जब मोल संख्या के पद में ओपन कर लेंगे तो यही अनुसंख्या गुणधर्म आ जाएगा। इसी को बोलेंगे कि अनुसंख्या गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म का मतलब ये होता है कि जो मूल संख्या पर निर्भर, और जो मूल संख्या पर निर्भर है वही अनुसंख्या गुणधर्म है, या मूल संख्या पर डिपेंड है, इसीलिए सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन क्या है? अनुसंख्या गुणधर्म है। इसके बाद एक होता है यहाँ पे तनु विलयन है। तनु विलयन डायलूट सोल्यूशन क्या होता है? तनु विलयन डायलूट सोल्यूशन होता है। क्या होता है? डायलूट सोल्यूशन। अब तनु विलयन के मतलब क्या? जहां पे तनु, जहां पे विलय ना के बराबर है, जहां विलय ना के बराबर है, यानी कि कितना? लगभग में 5% से कम। जहां पे विलय जो है ना 5% से क्या है? कम, यानी 95% लगभग में पानी है। 95%, 96%, 97% पानी है। 1 से 2% आपका क्या वहां पे विलय है, उसी को क्या कहते हैं? तनु विलयन बोलते हैं, डायलूट सोल्यूशन बोलते हैं। अब तनु विलयन में होता है, यहाँ पे देखिए N2 बटा में N1 प्लस N2 है, तो N2 आपका विलय है, अब विलय को जब विलायक में जोड़ेंगे तो लगभग में विलायक ही आएगा। तो तनु विलयन के लिए होता है P नोट माइनस PS बटा में P नोट बराबर N2 बटा में N1। N2 आपका विलय है, N1 क्या है? आपका विलायक है। और इसका भी फॉर्मूला ओपन करके इसे आणविक द्रव्यमान के पद में लिख सकते हैं। तो तनु विलयन भी आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है, और इसको भी आणविक द्रव्यमान के पद में लिखा जा सकता है। इसके बाद हम लोग का है क्वथनांक में उन्नयन। ये भी बहुत एक पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि क्वथनांक में उन्नयन का व्यंजक प्राप्त करें। क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक में उन्नयन का व्यंजक प्राप्त करें, और क्वथनांक में उन्नयन क्या है? एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वथनांक क्या होता है? जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना चालू कर देता है वही उसका क्वथनांक कहलाता है। या उन्नयन का कंडीशन कब आ गया? जैसे मान लो आपके पास कोई द्रव घटक है, कोई द्रव विलायक है आपके पास, और द्रव विलायक के अंदर हम अवाष्पशील विलय डाल दिए। ऐसा विलय जो विलयन के वाष्प दाब को घटा दिया, और उस विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करने के लिए जितना बाहर से वाष्प दाब डाल देते हैं उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्वथनांक में उन्नयन। फिर से सुनिए, जब कोई द्रव विलायक में, ठीक है, जब कोई द्रव विलायक, हमको समझाना है क्वथनांक में उन्नयन। तो जब कोई द्रव विलायक में, समझ में आ रहा है बातें? जब कोई द्रव विलायक में अवाष्पशील विलय को डाला जाता है, जब कोई द्रव विलायक में अवाष्पशील विलय को डाला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में क्या होती है? कमी। विलयन के वाष्प दाब में क्या होती है? कमी। और उस विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करने के लिए, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब पर ही कोई भी द्रव उबलना चालू करता है। तो जब विलायक में अवाष्पशील विलय डालेंगे, विलयन के वाष्प दाब में होगा कमी, और उस वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर करने के लिए जितना बाहर से उसमें ताप डालते हैं, यानी कि वही होता है क्वथनांक में क्या होता है? उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी ले डिनोट करते हैं, और यह मोलालाता के होता है सीधा समानुपाती। याद रखिएगा, क्वथनांक में उन्नयन मोलालाता के होता है सीधा समानुपाती। क्वथनांक में उन्नयन मोलालाता के होता है सीधा समानुपाती। यानी कि पूछता है कि क्वथनांक में उन्नयन का व्यंजक प्राप्त करें, तो क्वथनांक में उन्नयन मोलालाता के होता है सीधा समानुपाती। सीधा समानुपाती के साइन हटाएंगे तो नियतांक लगेगा केबी। मोलालाता के फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, मोलालाता का फॉर्मूला ओपन करें तो मोल संख्या बटा में क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान क्या में होगा? केजी में। क्या होगा? केजी में। तो क्वथनांक के उन्नयन देखिए या मोल संख्या के पद में आ गया, और जब मोल संख्या के पद में आ गया तो क्वथनांक में उन्नयन भी अनुसंख्या गुणधर्म है, क्योंकि अनुसंख्या गुणधर्म डिपेंड है मोल संख्या पर। तो क्वथनांक में एक अनुसंख्या गुणधर्म है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वथनांक में उन्नयन अनुसंख्या के गुणधर्म है, इसको सत्यापित करने के लिए आपको उसको संख्या के पद में लाना होगा। तो पहला स्टेप यही लिखेंगे
कि क्वथनांक में उन्नयन मूललाता के सीधा समानुपाती है, और उसे आगे लेके जाएंगे संख्या के पद में, और जब संख्या के पद में आ जाएगा तो क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्या गुणधर्म होगा। क्वथनांक में उन्नयन से आप विलय के अनुदर्मान निकाल लेंगे, मूल संख्या का फॉर्मूला ओपन करके यहां से विलय के अनुदर्मान भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। क्वथनांक में जो उन्नयन है, इसके उन्नयन स्थिरांक होता है केबी, और केबी के ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन केजी प्रति मोल, केल्विन केजी प्रति मोल। उसी प्रकार यहाँ पे हिमांक में अवनमन भी होता है। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या है, तो जब द्रव विलायक में अवाष्पशील विलय को डाला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में क्या होती है, कमी हो जाती है, और जब विलयन के वाष्प दाब में कमी हो गया तो उसी को होता है हिमांक में अवनमन। अवनमन के मतलब होता है कमी, उन्नयन के मतलब होता है वृद्धि। यहाँ पर हिमांक में कमी है, यानी कि वहाँ उसका जमने का दर, उसका जो जमने का दर है घट जा रहा है, यानी कि अवाष्पशील विलय डाले तो विलयन के वाष्प दाब ही घट गया, कम हो गया, अवनमन हो गया, तो उसी को कहते हैं हिमांक में अवनमन कहते हैं। और यह होता है हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएफ से डिनोट करते हैं, और ये भी मूललाता के होता है सीधा समानुपाती। सेम टू टॉपिक इसी तरह से, यहाँ क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से, यहाँ हिमांक में अवनमन को डेल्टा टीएफ से, और हिमांक में अवनमन जो है मूललाता के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। और यहाँ पर सीधा समानुपाती के साइन हटाएंगे तो नियतांक लगेगा के एफ, का लगेगा के एफ, और मूललाता को फॉर्मूला ओपन करेंगे, मूललाता का फॉर्मूला तो मोल संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो ये भी संख्या के पद में आ जाएगा। ये भी हिमांक में अवनमन क्या है, एक अनुसंख्या गुणधर्म है। और हिमांक में पूछ लेगा क्वेश्चन कि हिमांक में अवनमन का व्यंजक प्राप्त करें, या हिमांक में अवनमन एक अनुसंख्या गुणधर्म है, इसको मोल संख्या के पद में लाके एक्सप्लेन कर लेंगे। या तो पूछ लेगा हिमांक में अवनमन के जो एसआई यूनिट, जो उन्नयन स्थिरांक जो केएफ होगा, इसका एसआई मात्रक सेम टू यही एसआई मात्रक होगा केल्विन केजी प्रति मोल, यानी कि जो उन्नयन स्थिरांक एसआई मात्रक होगा वही अवनमन स्थिरांक एसआई मात्रक होगा। हिमांक में अवनमन का अनुप्रयोग पूछ लेता है। अनुप्रयोग है कि हम जैसे मान लो कभी वातावरण में ज्यादा ठंडा हो गया, तो वहां ठंडे वातावरण में जहां पे क्वथनांक, जहां पे ना जैसे तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया, तो 0 डिग्री से कम के वातावरण में सड़कों पर वाहन चलाना पॉसिबल नहीं है, चलना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सड़कों पे क्या होते हैं, बर्फ जम जाते हैं। तो उस कंडीशन में उसे बर्फ को साफ करने के लिए वहां पे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड को मिलाते हैं, इथिलीन को मिलाया जाता है। तो हिमांक क्या है, अनुप्रयोग है, हिमांक का उपयोग है, अनुप्रयोग है। हिमांक का अनुप्रयोग है सड़कों पे से बर्फ को हटाने के लिए, या तो कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, या इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ये पूछा है क्वेश्चन, ठीक ना। सड़कों पे से बर्फ को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, इथिलीन का, या सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रसरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और बस थोड़ा सा ही कंडीशन यहाँ बचा है लगभग में, या 10 मिनट का और क्लास बचा होगा। प्रसरण दाब, प्रसरण दाब क्या होता है, प्रसरण दाब के बारे में हम लोग देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, प्रसरण दाब क्या है। देखिए प्रसरण दाब बोले, जैसे आपके पास हम यहाँ पे 2 बिलियन लेते हैं, यहाँ पे बताते हैं प्रसरण दाब के लिए, एक यहाँ पे बिलियन और एक और यहाँ पे बिलियन ले लेते हैं। 1 बिलियन, दोनों बिलियन को ना एक हम झिल्ली से जोड़ते हैं, इसका नाम है एसपीएम। एसपीएम एक वैसा झिल्ली होता है जिसे सेमी परमीबल बोलते हैं, या अर्धपरागम्य झिल्ली बोलते हैं, अर्धपरागम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है कि जो केवल विलायक को गमन करने देता है उसी को कहते हैं अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। जो केवल विलायक को, एग्जाम में पूछा है कि एसपीएम क्या है, एसपीएम जो केवल विलायक को गमन करने देता है, अपने से विलय को गमन करने नहीं देता, उसी को एसपीएम कहते हैं। एक तरफ हम यहाँ पे लगा देते हैं निम्न सांद्रण का घोल, लो कॉन्सेंट्रेशन का विलयन है, एक आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन का विलयन है। लो हाई कॉन्सेंट्रेशन बोले तो जैसे स्प्रे, सेंट ले लीजिए आप, जैसे आप सेंट मारते हैं तो सेंट के जो आपका जो सेंट आता है, आपका स्प्रे का जो मतलब आता है आपका, तो उस स्प्रे के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, जैसे ही बाहर से उसे निकालते हैं तो पूरा रूम में फैल जाता है, मतलब रूम के अंदर चारों तरफ क्या लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो हाई से लो, एक हो गया लो से हाई। यहाँ पे ना लो से यहाँ पे हाई का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि जब हम लोग का द्रव विलायक, कोई द्रव विलायक जो है लो से हाई की ओर और एसपीएम के द्वारा गमन करता है, तो एसपीएम यहाँ पे ना दाब लगाता है, विलय के कोणों पे क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है, और उसी दाब को कहा जाता है प्रसरण दाब। और प्रसरण दाब को ना या तो पी ले डिनोट किया जाता है या तो पाई ले डिनोट किया जाता है, तो पी से डिनोट करते हैं तो पाई से। तो जब विलायक का गमन निम्न से उच्च की ओर होता है, जब विलायक का गमन जो होता है, या तो पानी का जो गमन होता है
निम्न से उच्च की ओर होता है किसके द्वारा? अर्धपरागम झिल्ली द्वारा। तो अर्धपरागम झिल्ली विलय के कणों पर दाब आरोपित करता है और उसी दाब को कहते हैं प्रसरण दाब कहते हैं। और प्रसरण दाब P या पाई से डिनोट किया जाता है, P या पाई से डिनोट किया जाता है। अब प्रसरण दाब P बराबर होता है, P बराबर क्या होता है? N बटा में भी इंटू होता है RT, N बटा में भी इंटू होता है RT। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रसरण दाब का एक्सप्लेन कर रहे, ये प्रूफ करने के लिए आपको देगा, आपको ना प्रूफ करके जाना होगा, पीवी बराबर NRT को प्रूफ करके जाना होगा। और इसे प्रूफ करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, जिससे तबे प्रूफ होगा, यानी कि पी प्रसरण दाब जो होगा सांद्रण के सीधा समानुपाती होगा। कब होता है? जब हम लोग का ताप जो होता है कांस्टेंट होता है, और प्रसरण दाब जो होता है हम लोग को ताप के सीधा समानुपाती होगा। ताप के सीधा समानुपाती होगा कब होगा? जब हम लोग का C कांस्टेंट होगा। हाँ, दोनों को मिला लेंगे तो हो जाएगा P सीधा समानुपाती T और C। सीधा समानुपाती के सीधा समानुपाती के साइन हटा देंगे तो P बराबर हो जाएगा CRT आ जाएगा, CRT, जहां पर R क्या है? नियतांक है, और C क्या है? सांद्रण है, और C का वैल्यू क्या होता है? N/V। तो P बराबर हो जाएगा N/V इंटू हो जाएगा RT, PV बराबर NRT यहाँ से ला सकते हैं। तो P सीधा समानुपाती सांद्रण जब ताप अचर होगा, P सीधा समानुपाती ताप जब सांद्रण अचर होगा, दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा P बराबर P सीधा समानुपाती T इंटू C। सीधा समानुपाती के साइन हटाएंगे तो एक नियतांक R लग जाएगा, तो P बराबर CRT, और C के फॉर्मूला ओपन करेंगे तो N/V, तो आ जाएगा आपको P बराबर N/V इंटू RT। अभी को इधर करिएगा तो PV बराबर क्या हो जाएगा? NRT। यहाँ से सत्यापन आप कर सकते हैं। और प्रसरण दाब भी एक अनुसंख्या गुणधर्म है, क्योंकि यह मोल संख्या पर निर्भर है, ये भी एक अनुसंख्या गुणधर्म है। यहाँ पे है प्रसरण खाली क्या होता है। अगर केवल प्रसरण पूछ रहा है तो आपको परिभाषा में ये देना होगा कि जब विलायक निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर अर्धप्रागम्य झिल्ली द्वारा जा रहा है। जब विलायक निम्न से उच्च की ओर, कहां से? निम्न से उच्च की ओर। कैसे? देखिए, हम लोग के देखिए, जो आप लोग कपड़ा कभी धोते हैं, धोए हैं कि नहीं धोए? बताइए, जो कौन कौन कपड़ा धोए इसमें बताओ। जो कपड़ा धोते हैं हम लोग डिटर्जेंट घोल लेते हैं पानी में, अपने हाथ को उसमें लगा लेते हैं, बहुत देर तक उसमें घोलते रहते हैं। तो हम लोग के हाथ का पानी जो है ना, धीरे धीरे से उसमें से हाथ के में से जो पानी होगा, कोशिका का जो पानी होगा बाहर निकल जाता है, और कोशिका हम लोग को थोड़ा सा सिकुड़ जाती है। तो वहां पे ना हम लोग को निम्न से उच्च की ओर पानी जा रहा है, तो वो क्या है? हम लोग का परासरण है, ओस्मोसिस है, ओस्मोसिस के काम हो रहा है। कोई कोई देखते हैं ना कभी कभी कि भाई साहब बहुत देर तक नहाते रहता है, भाई साहब तालाब में, कुआं में, आरा पोखरा में नहाते रहता है। बताइए कौन कौन, बताइए नहाने के लिए इसमें तुतला गए हैं? बताइए तुतला कुंड में कौन कौन नहाने के लिए गए हैं? कौन कौन 1 घंटा नहाए? बताइए। तो 1 घंटा नहा के देखिए कभी, तो 1 घंटा आप मान लो कभी कभी नहाइए वहां पे, और ज्यादा मात्रा में जब नहाइएगा पानी के अंदर, अधिक से अधिक नहाइएगा, तो हम लोग के सेल का पानी ना बाहर निकल जाता है, और कोशिका थोड़ा सा ना सिकुड़ जाती है, कुछ देर के लिए सिकुड़ जाती है, थोड़ा सा मतलब रुखड़ापन जैसा हो जाता है। तो वहाँ पानी जो है हम लोग का निम्न से उच्च की ओर जा रहा है, और जब निम्न से उच्च की ओर जाएगा तो उसी को हम लोग कहते हैं परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है ना, परासरण कहते हैं। जैसे कोई सब्जी हो गया, सब्जी ले लीजिए ना, सब हरी हरी सब्जियों को सूखना, वहां निम्न से उच्च की ओर हरी हरी सब्जियों को सूखना, ठीक है ना, उसको तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं। एक अंत परासरण भी होता है, एक बाह्य परासरण भी होता है। अंत परासरण जैसे चना ले लीजिए, चना को हम लोग पानी के अंदर डाल लेते हैं, फूल जाता है, तो क्या है भाई साहब? अंत परासरण है, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सब सब्जी बुजी को सूखना क्या है? सब बाह्य परासरण है, पानी बाहर निकल रहा है, सूख करके सूख जा रहा है, पानी बाहर निकल गया, वो क्या है? बाह्य परासरण है। तो परासरण जो हो गया, जो प्रसरण है हम लोग का, प्रसरण जो ओस्मोसिस है, यह इसमें विलायक जो है आपका निम्न से उच्च की ओर अर्धपरागम्य झिल्ली जोड़ा जाता है, निम्न से उच्च की ओर अर्धपरागम्य झिल्ली जोड़ा जाता है। जैसे हम लोग के हाथ के जो सेल से जो पानी बाहर की ओर निकल जाता है निम्न से उच्च की ओर। इसके बाद जो हम लोग का हो गया जैसे सब्जी उब्जी का सूख जाना, ये तो हम लोग का एक बाह्य प्रसरण का एग्जाम्पल है। अंतःपरासरण में है कि कोई पानी के अंदर कुछ डाल लेते हैं, फूल जाता है, लकड़ी के दरवाजा जो होता है पानी में भीग करके फूल जाता है, वो एक अंतःपरासरण का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे उल्टा परासरण क्या है? उल्टा परासरण में हो गया कि इसी इसी को उलट देंगे बातें, कि जब विलायक उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गमन करे, तो इसको कहते हैं उल्टा परासरण। जब विलायक उच्च से निम्न की ओर एसपीएम द्वारा गमन करे, उसी को कहते हैं उल्टा परासरण। क्या कहते हैं? उल्टा परासरण। एसपीएम अर्धपरागम्य झिल्ली, सेमी परमीबल अर्धपरागम्य झिल्ली, जो केवल विलायक को गमन करने देता है, उसे अर्धपरागम्य झिल्ली कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे पूछ ले तो कृत्रिम भी है, जैसे आपका पर्चमेंट पेपर है, सेलोफेन है, ये सब हम लोग को कृत्रिम एग्जाम्पल है। और मानव निर्मित क्या बोलते हैं, नेचुरल अगर देखें इसको,
नेचुरल एग्जाम्पल एसपीएम का तो रोअर ऑफ आई हो जाएगा, आपका जंतु का चमड़ा हो जाएगा, हम लोग का स्किन हो जाएगा, स्किन त्वचा हो जाएगा। ये हम लोग के प्राकृतिक एसपीएम में आता है, जो कहाँ से केवल पानी को गमन करने देता है, वहां से हम लोग को विलेय पदार्थ को गमन करने नहीं देता है। रोअर ऑफ आई हो गया, जंतु के क्या हो जाएंगे, चमड़े हो जाएंगे, जंतु के स्किन हो जाएंगे, ये प्राकृतिक एसपीएम में आते हैं। विसरण क्या है? विसरण या विसरण द्रव और गैस में होता है, दोनों में होता है। यानी कि इसमें ना हम लोग के विसरण प्रक्रिया में क्या होता है कि उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर कोई पदार्थ ना गमन करता है। जैसे मान लो स्प्रे हो गया, अगरबत्ती, जैसे कोई सेंट वाला अगरबत्ती होता है तो उसका ना कमरे में चारों तरफ फैल जाना, कोई गंध को चारों तरफ फैल जाना, कोई गंध है मतलब रूम के अंदर, जैसे मान लो कोई भी मच्छर भगाने वाला गंध, या कोई मान लो पूजा पाठ हम लोग करते रहते हैं तो कोई स्मेल वाला हम लोग लाते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए स्मेल वाला अगरबत्ती कोई जला लेते हैं, तो वो ना चारों तरफ कमरे में फैल जाता है। यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हम लोग कोई स्प्रे लगा लेते हैं तो स्प्रे मार लेते हैं तो भाई साहब रूम में स्प्रे मार लिए तो हाई पूरे रूम में फैल जाता है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। विसरण जो होता है उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गमन करता है, यह द्रव के अंदर भी होता है और गैस के अंदर भी होता है। विसरण द्रव में भी होता है और गैस के अंदर भी होता है, दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन में होगा, उच्च से निम्न, निम्न से उच्च, ज्यादातर उच्च से निम्न। आपके परीक्षा में अंतर पूछता है, प्रासरण विसरण में अंतर, तो प्रसरण याद रखिएगा केवल द्रव में होता है, विसरण द्रव गैस दोनों में होता है। प्रसरण के लिए केवल वन डायरेक्शन है, लेकिन विसरण दोनों डायरेक्शन में होता है। प्रसरण के लिए एसपीएम ही चाहिए, एसपीएम के माध्यम से ही प्रसरण होगा, लेकिन विसरण किसी एसपीएम के द्वारा संपन्न नहीं होता है। तो प्रसरण विसरण में 5 नंबर का अंतर देता है, आपको अंतर ध्यान देनी होगी। अब है उसके बाद असमान अनुदैर्ध्य, एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। बस इसके बाद और एक टॉपिक है वान ठग गुणा। असमान अनुदैर्ध्य क्या है? देखिए, अगर हम अनुदैर्ध्य की गणना कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? अनुदैर्ध्य की गणना कर रहे हैं, अनुदैर्ध्य की गणना कर रहे हैं, और उसके अनुदैर्ध्य की गणना करने में जितना उसके आणविक द्रव्यमान में कमी आएगा, जिसको अनुदैर्ध्य के गणना करने में जितना कमी आएगा, उसी को कहा जाता है असमान अनुदैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असमान अनुदैर्ध्य कहा जाता है। यह कंडीशन कब होता है? जब हम लोग के विलय ना अवाष्पशील होता है। क्या होता है? अवाष्पशील विलय। जब अवाष्पशील विलय होता है, जब जलीय विलयन में डाल लेते हैं, और जलीय विलयन में डाल लिए और डालने के बाद उसका हम अनुदैर्ध्य निकाल रहे हैं, और कुछ ऐसा कंडीशन आ गया कि उसका अनुदैर्ध्य में हम लोग को कमी मिल रहा है, जब अनुदैर्ध्य में कमी मिल गया तो उसी को कहा जाता है असमान अनुदैर्ध्य, एब नॉर्मल मोलिकुलर मास कहा जाता है। या अनादर्श विलयन के लिए संभव नहीं हो, भले आदर्श विलयन के लिए संभव नहीं होता है। वान ठप गुणांक जो होता है, वान ठप गुणांक को ना आइले डिनोट करते हैं, और इसका भी मतलब 2 नंबर में पूछता रहता है कि वान ठप गुणांक परिभाषित करें, और यानी कि यह वियोजन संगुणन की मात्रा को व्यक्त करता है। जो वान ठप गुणांक होता है वियोजन को संगुणन की मात्रा को व्यक्त करता है। वान ठप गुणांक वियोजन संगुणन की मात्रा को व्यक्त करने के लिए वान ठप गुणांक को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। वान ठप गुणांक बराबर होता है mc बटा में m नॉट। इसमें एक जो होता है हम लोग का वास्तविक मान होता है, वास्तविक मोलिकुलर मास होता है, एक हम लोग गणना करके लेके आते हैं, ठीक है ना। यानी कि नीचे जो होगा वास्तविक मोलिकुलर मास, ऊपर जो होगा जो हम लोग गणना करके लेके आएंगे, जो उससे कैलकुलेट करके मोलिकुलर मास को निकाल के लेके आएंगे। कभी भी वास्तविक मोलिकुलर मास जो होगा ना अधिक होगा उसके प्रायोगिक मान से, तब प्रायोगिक मान बट्टा में होता है हम लोग का वास्तविक मान। प्रायोगिक मान बट्टा में क्या होता है? वास्तविक मान। वान ठग गुणांक बराबर प्रायोगिक मोलिकुलर मास बट्टा में गणना किया गया, यानी कि वास्तविक मोलिकुलर मास होगा, यानी कि I बराबर mc बटा में m नॉट होता है। और वान ठप गुणांक, जैसे यहाँ पे कैल्शियम फास्फेट है, कहेगा कि इसका वान ठप गुणांक बताए, कोई के पूछ ले आपसे वान ठप गुणांक, यहाँ पर बस इसको जोड़ लेना। यहाँ पे कैल्शियम का देखिए इसके ऊपर आयन कितना 3 है, इसका 3, यहाँ फास्फेट के ऊपर देखिए कितना 2 है, तो 3 और 2 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 5, यानी कि कैल्शियम फास्फेट के जो वान ठप गुणांक होगा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार मान लो NaCl का पूछ लें, NaCl में एक यहाँ पे सोडियम है और एक क्लोरीन है, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2। तो ये हम लोग का चैप्टर नंबर 2 का पूरी की पूरी एक मैराथन क्लास रहा है, और आप लोगों को हम पूरी की पूरी टॉपिक इसमें से हम समझाने की कोशिश किए हैं, और आप लोग एक बार 2 बार सुनने का प्रयास करिएगा, एक से अधिक बार देखिएगा, जितने देखिएगा उतने ज्यादा आप लोगों को चीजें याद होगा, रिकॉल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर का मैराथन देखेंगे इसी तरह से। धन्यवाद।